Hey guys, my name is Vibhu and I create content on current affairs for UPSC. Thank you so much for showing such a lovely response on our February 2024 current affairs lecture. Here I present you the most important current affairs points from the month of March 2024. Take it as a learning experience. Do not watch this video as a boring UPSC lecture. कुछ नया सीखो, enjoy करो. एग्जाम में मार्क्स झक मार के पीछे आएंगे. अगर अच्छा लगे तो do let me know in the comment section. Also do not forget to like the video, subscribe to our YouTube channel and you can download the PDF notes from the link mentioned in the video description. Thank you so much. Enjoy. चलो भाई करंट अफेयर्स कॉन्सर्ट को शुरू किया जाए. सबसे पहले हाँ भाई सबसे पहले एक काम करते हैं. ठीक है, शुरू करते हैं यहां से. ये देखो भाई, मार्च के अंदर खबर आई थी. ये देखो, इंडियाज इंडिजिनस फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट AMCA फीचर्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. देख रहे हो इस कोर्स का रेलेवेंस क्या है, वो तुम्हें देखने को मिलेगा अभी. ये देखो, ये खबर आई थी इंडियन एक्सप्रेस में, इतना बड़ा आर्टिकल आया था. और ये देखो सवाल 2024 प्रीलिम्स. ये मार्च 2024 में खबर आती है और दूर तक जाती है और यहां भैया सवाल आता है. अब सोच के देखो, अगर तुम करंट अफेयर्स को थोड़े से एनालिटिकल माइंड के साथ पढ़ रहे हो और तुमने देखा कि यार इंडिया तो अभी बना रहा है फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, अभी तक काम चल रहा है, उसके फीचर डिस्कस हो रहे थे. ये सवाल कितने सेकंड का है फिर? मुश्किल से 5 सेकंड. ठीक है, बताओ. ये देखो भाई, कृष्णा भाई नवी मुंबई बुला के मानोगे तुम. अब मेरे को एक और तुम्हारा मैसेज दिखाना भाई, मैं ब्लॉक कर दूंगा. ये तुम्हें पता है ना, सारे डाउट्स क्लास के बाद पूछो यार. ठीक है, अब मेरे को एक भी और मैसेज नहीं दिखना चाहिए. ये 2-4 बार हो चुका है. ठीक है, क्लास के बाद जब मैं बोलता हूं क्यों तब जो मर्जी पूछना है पूछो, मेरी कुंडली पूछ लो तब. लेकिन अब जब शुरू कर दिया है तो बीच में अपने सवाल मत डालो, पुराने स्टूडेंट हो भाई. ठीक है, चलो ये देखो. हाँ जी, डी तो ठीक है, पर क्वेश्चन देख रहे हो कैसे बनते हैं, कहां से बनते हैं? समझ आ रही है ये बात? देखो भाई, ये है. ठीक है, तो जो पूछ रहे थे कि भाई कोर्स का रेलेवेंस क्या है, मैंने पहले भी समझाया था जब हमने एक कोर्स स्टार्ट किया था कि कोर्स का रेलेवेंस है दाल में तड़का लगाना. आप लोग जो भी प्रिपेयर कर रहे हो, आप अपनी तैयारी करो. आप स्टैटिक जो पढ़ रहे हो, आप जहां से भी करंट अफेयर कर रहे हो, आपने जितना भी पढ़ा है, इस कोर्स का सिंपल पर्पस है आपको वो टॉपिक्स पढ़ाना, वो 400 to 500 टॉपिक्स पढ़ा देना जिनमें से 10 से 15 क्वेश्चन आपके हिट हो जाएं. दैट इज द पर्पस ऑफ दिस कोर्स. कि जो आपको वो बूस्ट चाहिए 20 to 30 मार्क्स का प्रीलिम्स के अंदर, वो आपको सिर्फ इन इस कोर्स और इसके जो 1 से 1.5 आवर्स के लेक्चर्स हैं और जो PDF नोट्स हैं उसमें से आ जाए. I pick up the most probable and expected news which is prelim specific from the newspapers. ठीक है, that is the purpose of this course for whoever is asking. मैं आपको 5000 टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा और मैं बोल दूं 5000 टॉपिक्स की PDF दे दूं, पढ़ाऊं कुछ ना, और मैं बोल दूं हाँ देखो मटेरियल में से तो आया था, आपकी कमी है. नहीं, अगर क्वेश्चन करंट अफेयर का नहीं बनता है तो भाई मेरी गलती है, मेरी कमी है. ठीक है, सो व्हाट आई वांट इज कि भाई मैं 500 टॉपिक पढ़ाऊं क्लास में ही. आई मेक श्योर दैट यू लर्न दोस टॉपिक्स इन द क्लास. आपको याद हो जाए वो टॉपिक्स, कि आपको एग्जाम में ये क्लास याद आए. तभी वो इंटरैक्शन का पर्पस होता है. ठीक है, वो याद आए आपको और आप खट से ऑप्शन मार्क करके आओ. बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस या नो? हाँ जी, 5000 टॉपिक्स नहीं पढ़ाने, 500 पढ़ाने हैं बस, लेकिन क्लास में याद करवाने हैं. वो टॉपिक्स पढ़ाने हैं जो रेलेवेंट है. कुछ भी बुलशिट नहीं पढ़ाने बैठा हूं मैं यहां पर. आपको हर एक टॉपिक में लगेगा यार ये आ सकता है, यार ये क्यों नहीं ध्यान दिया हमने, मैं आपको दिखाऊंगा करके. ठीक है, आई विल मेक श्योर दैट यू लुक एट दोस क्वेश्चंस, टॉपिक्स एंड यू फील दैट भाई ये तो था रेलेवेंट. वो फीलिंग आनी चाहिए, यहीं पर याद हो जाने चाहिए. 500 टॉपिक बढ़िया पढ़ेंगे, 10 भी अगर हिट कर दिया हमने, 20 नंबर का बेनिफिट है एज इट इज. एंड व्हाट डिड यू डू फॉर दीज 10 क्वेश्चंस? 20 मार्क्स इन प्रीलिम्स. You just attended these 15-16 lectures, 1-1.5 घंटे के फन लेक्चर्स जहां पे हम पूरा इंटरेक्शन करेंगे, और आपने PDF एक बार रिवाइज करोगे, खत्म. ठीक है, दैट इज द पर्पस, राइट भाई. मैं जोया, व्हाट आई एम सेइंग इज, जोया यू कैन रेफर एनी सोर्स यू आर referring to. What I am offering is the revision and
दोस मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, आपको यूट्यूब पर ये बुलशिट दिखेगी कि ये टॉपिक पढ़ लो, मैं आपको क्लास में बिठा के प्रॉपर कोर्स करिकुलम के अंदर आपको टॉपिक्स प्रिपेयर करवा रहा हूं, ना कि बस व्यूज के लिए वीडियो डाल दे रहा हूं कि आप बस देख लो उनको खत्म कर दो। ठीक है, आई एम टीचिंग यू, लेजिट टीचिंग यू दीज टॉपिक्स। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ बस देख लो, आपको इनसिक्योर फील करा दो, यहां पर भी वीडियो आ रही है, उस यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो आ रही है। हम जो टॉपिक्स इस कोर्स पे कवर कर रहे हैं, दीज टॉपिक्स आई कैन गारंटी यू आपको दिखेंगे एग्जाम में, और लॉजिक है। ठीक है, चलो, बट आफरीन इट्स नॉट लाइक द मोस्ट 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हम एक फ्लो में कर रहे हैं उसको, हम उसके लॉजिक को भी समझ रहे हैं, एक उसके पीछे एक रैशनल भी दे रहा हूं मैं आपको कि कोई चीज पहले आई थी तो अब आ सकती है, और आज के लेक्चर में आप देखोगे। ठीक है, चलो। हाँ, तो जोया एग्जैक्टली द पॉइंट इज, मेरे नोट्स में द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज दिस कि आपको एक एक टॉपिक लगेगा कि यार, और मैं फिर वही कह रहा हूं, प्लीज डू नॉट अटेंड दिस लेक्चर कि हम कोई यूपीएससी का लेक्चर अटेंड करने बैठे हैं। जस्ट इंजॉय द लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर द नेक्स्ट 1.5 आवर, दैट इज इट। ठीक है, जस्ट इंजॉय। हाँ यार, सीखने को मिलेगा आज, कुछ पढ़ के जाएंगे, कुछ जान के जाएंगे, दैट इज द पर्पस, सोल पर्पस। ठीक है, चलो शुरू करें फिर। सबसे पहले भैया ये देखो, क्वेश्चन मीथेन पे कभी भी आएगा, कभी भी यूपीएससी में मीथेन पे क्वेश्चन आएगा, एंड लेट अस जस्ट डिस्कस ऑल पॉसिबल थिंग्स रिलेटेड टू मीथेन। सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। आई एम वेरी श्योर दैट मीथेन पे क्वेश्चन आना बस बस नेक्स्ट डोर है क्वेश्चन। बताओ, क्लाइमेट चेंज इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज पे हर साल क्वेश्चन आता है, इन्वायरमेंट पे क्वेश्चन आता है, ग्रीन हाउस गैसेस पे आता है, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सबसे इंपॉर्टेंट गैस मीथेन है। मीथेन को लेके इतनी इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, क्वेश्चन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब तुम बताओ, you are UPSC aspirants, you guys are preparing, you know that, you tell me that is it expected or not, very obvious, right? So बस ये लॉजिक मैंने लगाया, and let us now prepare everything related to methane। ठीक है, चलो। बड़े बड़े अक्षरों में, काले अक्षर भैंस बराबर नहीं होने चाहिए भाई। काले बड़े अक्षरों में देख लो, आंखों में बिठा लो, इतनी बड़ी आंखें करके, कलरलेस एंड ओडरलेस। सिंपल बेसिक फैक्ट कि भाई ये तो गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, ये तो मालूम है, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू दैट इट इज अ फंडामेंटल ग्रीन हाउस गैस। ऑल आई नीड टू एक्सप्लेन इज दैट इट इज कलरलेस एंड ओडरलेस। अब सूंघ के थोड़े ना बताऊंगा, सुन देख लो, पढ़ लो, सिंपल बात है। ठीक है, अब की मीथेन फैक्ट्स, ऑब्वियसली CH4 86x मोर पावरफुल देन CO2। नहीं याद रखना, बस ये याद रखना है, इट इज मोर पावरफुल देन CO2। ये 86 याद करके कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, मोर पावरफुल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम इज 12 ईयर्स। एटमॉस्फेयर में 12 साल तक रहती है, विच इज लेसर देन CO2। yes या नो, दैट इज वाई CO2, मतलब दिस इज मोर पावरफुल बिकॉज क्या, पर बस बच इसलिए गए कि एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम इसका कम है। yes या नो? हाँ जी, यहां देखो, CO2 का वैसे तो इसका भी 100 तक होता है। अगर आप यहां देखोगे, नाइट्रस ऑक्साइड का लाइफ स्पैन 114 ईयर्स है, इसका 12 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। हाँ जी, एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम इज लेस, बट इसका ये जो पावरफुल ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो क्या है? अब इस पर डिस्कस करते हैं। एक बात पहले मुझे ये बताओ, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है, ये बताओ। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल? तब समझ आएगा कि ये क्यों पावरफुल है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, वेरी सिंपल थिंग। अगर मैं यूं बोलूं आपको, बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं कि भाई ये एक कार्बन का यूनिट है, एक कार्बन का यूनिट है, अभी 10 छोड़ दो, ये कार्बन का यूनिट है, और यहां पर ये एनर्जी है। ठीक है, एक कार्बन का यूनिट, अगर एक यूनिट ऑफ एनर्जी को, वन कार्बन यूनिट अगर एक यूनिट ऑफ एनर्जी को ट्रैप कर रहा है, तो उसके कंपैरिजन में कोई और जीएचजी है, जैसे अगर ये मीथेन है, तो वो कितने यूनिट को ट्रैप करेगा। तो यहां देखो, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 1, विच इज बिकॉज ये एक मेट्रिक यूनिट है। तो मीथेन का क्या हुआ, 21 to 28, यानी कि अगर एक कार्बन का यूनिट एक यूनिट ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करता है, तो एक यूनिट ऑफ मीथेन 28 यूनिट्स ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करता है, ट्रैप करता है। दैट इज वाई इट इज मोर पावरफुल। बट क्योंकि ईयर कम है, एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम कम है,
तो इसीलिए दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ आया? हाँ जी। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल समझ आया? ये मैंने एक बार रील में भी पढ़ाया था। नाइट्रस ऑक्साइड पर भी पीछे काफी बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। इसका भी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इन दोनों से बहुत ज्यादा होता है और लाइफ स्पैन भी बहुत ही ज्यादा होता है। हाँ जी, समझ आया? पर इसका एमिशन इतना नहीं है। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं आई? पूरा स्पेस में चला जाता है मीथेन। ठीक है, वहां एंजॉय करने चला जाता है। और बताओ, ये लो। अच्छा, ऑल्सो इट इज वेरी क्रूशियल इन ट्रोपोस्फेरिक ओजोन फॉर्मेशन। एक रेगुलर ओजोन होती है और एक ट्रोपोस्फेरिक ओजोन फॉर्मेशन। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन मतलब जो ट्रोपोस्फियर में क्रिएट होती है, एंड दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। ट्रोपोस्फियर की ओजोन, ठीक है, डिफरेंट होती है। नहीं नहीं, बाकी गैसेस का लाइफ स्पैन याद नहीं रखना जोया, बस एक बार नजर मारो, दिमाग पे बनना चाहिए कि यूपीएससी आपसे पैटर्न पूछ ले तो आपको मालूम हो। अब वो ये पूछ लेगा कि नाइट्रस ऑक्साइड का CO2 या मीथेन से कम है, तो आपको मालूम है ना कि बहुत ज्यादा है यार उसका। तो एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं रखने हैं, राइट? दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मैंने बता दिया, अगर एक यूनिट ऑफ कार्बन एक यूनिट ऑफ एनर्जी को ट्रैप करता है, तो उसके कंपैरिजन में इफ देयर इज एनी अदर ग्रीन हाउस गैस, तो वो कितने यूनिट ऑफ एनर्जी को ट्रैप करेगी। दैट इज इट, टाइम्स द कार्बन। सिंपल। ये 1 है तो ये 21 टाइम्स है, 28 टाइम्स है। ठीक है, ये बात समझ आती है यार? सभ्यता, हाउ इज ओजोन हार्मफुल फॉर ह्यूमंस? हाउ इज एनी अदर एयर पोल्यूटेंट PM2.5, हाउ इज PM2.5 हार्मफुल फॉर ह्यूमंस? हाउ इज PM10 हार्मफुल फॉर ह्यूमंस? हेल्थ हजार्ड्स हैं। आपको किसी को कैंसर हो सकता है, किसी को कोई भी अलग लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो सकता है, किसी की लंग में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ हैजर्ड है एक। अब ये थोड़ा ना कि कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी, इट कैन बी एनीथिंग। पोल्यूशन से किसी को ब्रेन ट्यूमर भी हो रहा है लोगों को। प्लास्टिक पोल्यूशन से पीपल हैव सीन, रिसर्चर्स हैव सीन दैट प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक लोगों की ब्लड स्ट्रीम में मिल रही है, किसी के लंग्स में मिल रही है। ठीक है ना? ये एग्जैक्टली सभ्यता, दैट इज व्हाट आई सेड। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओजोन यू स्टडी, जिसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, राइट? इट इज द एकदम लोअर लेवल, हमारे ट्रोपोस्फियर जो फर्स्ट लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, उसमें जो ओजोन होती है। बताओ, कोई कंफ्यूजन रहा किसी को? हम्म, ठीक है, समझ आता है। ये बेसिक फैक्ट्स हैं एनवायरनमेंट के। अब हाँ जी, आगे चलते हैं। ये देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंडिया में इंडिया में जो मीथेन है उसका एमिशन कहां से होता है? ये डेटा है 2023 का। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इंडिया में एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मीथेन। विश्व भी बताता हूं, कैन यू सी दिस? इंडिया में एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट सोर्स। आप फॉसिल फ्यूल मार्क करके आओगे एंड यूएस के अंदर फॉसिल फ्यूल ही है। इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। इंटरनेट पे आप सर्च करोगे मीथेन के एमिटर का सोर्स क्या होता है, एमिशंस का, यू माइट फाइंड सम डायग्राम्स जहां पर एग्रीकल्चर की जगह आपको फॉसिल फ्यूल दिखेगा। यू विल सी फॉसिल फ्यूल एज द लार्जेस्ट सोर्स, बट इन इंडिया इट इज एग्रीकल्चर, देन वेस्ट, एंड देन फॉसिल फ्यूल ऑपरेशंस। इस बात को याद रखोगे? हम्म, ये एक बड़ा ही ट्रिकी चीज है, इसको याद रखना। ये मैं पॉइंट आउट करता हूं, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस कोर्स। एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछेगा नाउ। अब देखो, रिलेट करो। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने ऐसा फीड बनाया है। अब एक बात बताना, ये एग्रीकल्चर क्यों क्यों एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है? देयर आर टू फंडामेंटल रीजंस। नंबर वन, पैडी फील्ड्स। पैडी समझते हो, चावल। और नंबर टू इज जो आपका लाइफ स्टॉक होता है, लाइफ स्टॉक, ठीक है, वो रिलीज करते हैं मीथेन। बिकॉज उनका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है उसमें मीथेन का फॉर्मेशन होता है। और इसीलिए इसीलिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने एक फीड फीड मतलब कि जो लाइफ स्टॉक जो चारा खाता है ना, वो डेवलप करी, जिसका नाम है हरित धारा। हरित धारा, ठीक है, विच कैन कट डाउन कैटल एमिशंस बाय 17 to 20%।
ऑल्सो मिल्क प्रोडक्शन में भी ये बेनिफिट देगा। इज माई वॉइस गोइंग रॉन्ग? कुछ वॉइस में प्रॉब्लम है? समवन इज पॉइंटिंग आउट दैट वॉइस इज नो 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 नो। यार कंफ्यूजन है थोड़ा, यस नो हो रहा है। एक मिनट, अभी बताओ, अभी बेटर हुआ कुछ? इज इट बेटर नाउ? ऑल क्लियर नाउ? ओके 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 ओके। सो व्हाट वी वर स्टडिंग, मीथेन emissions, इंडिया में लार्जेस्ट सोर्स इज एग्रीकल्चर। वाई एग्रीकल्चर? पैडी। नंबर टू इज लाइफ स्टॉक। ये बात याद रहेगी, ठीक है। बिकॉज ऑफ लाइफ स्टॉक, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलप्ड हरित धारा, अ काइंड ऑफ फीड। फीड इज चारा, सो दैट दिस मीथेन emissions कैन बी ब्रॉट डाउन। सिंपल, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। नाउ, हाँ भाई, या अमृत, कार्बन का लाइफ स्पैन इज मोर देन मीथेन, ठीक है। अब ये देखो, हाँ जी, कौन बताएगा मेरे को? ग्लोबल मीथेन ट्रैकर, ग्लोबल मीथेन ट्रैकर कौन रिलीज करता है? हु विल टेल मी? ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए चैट के लिए छोड़ रहा हूं, अगले आने वाले क्वेश्चंस लाइव होंगे। मीथेन, ग्लोबल मीथेन ट्रैकर। बहुत बढ़िया, आदित्य सागर ने सबसे पहले लिखा भाई, आदित्य सागर, बहुत बढ़िया। आदित्य सागर, आप हमें डीएम जरूर करना, आपको हम वाउचर देंगे। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर इज रिलीज्ड बाय, अब नहीं भूलोगे, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। रट लो, याद कर लो, सिंपल सा पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। देन ग्लोबल मीथेन प्लेज, ग्लोबल मीथेन प्लेज इज अ वॉलंटरी अग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज टू रिड्यूस मीथेन एमिशंस बाय 30%। याद रखने का कोई ऐसा नहीं है, बस याद रखना, हाँ ठीक है। सीओपी 26 में अनाउंस हुआ था, दैट इज इट, बस। और जो याद रखने वाली बात है कि इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्लोबल मीथेन प्लेज, बस। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, मार्स मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, ग्लोबल सैटेलाइट फॉर डिटेक्शन के मीथेन का कहां एमिशन हो रहा है। मार्स, ग्लोबल मीथेन प्लेज, ग्लोबल मीथेन ट्रैकर, तीन इनिशिएटिव जिसपे पॉसिबली ये लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है जी। बताओ, बात समझ आती है? सोर्स समझ आता है, मीथेन की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज समझ आती हैं, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन में ये कंट्रीब्यूट करता है, ये बड़ा स्पेशल पॉइंट है, ये बात याद रहती है। लाइफ स्पैन, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसका कार्बन से ज्यादा होता है, ये याद रहेगा। कलरलेस एंड ओडरलेस होती है, ये याद रहेगा। इससे ज्यादा मतलब आएगा तो भाई कुछ भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कुछ यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, एक पीवाईक्यू सॉल्व करवाना है, कौन आएगा स्टेज पे? एक पीवाईक्यू सॉल्व करवाना है, कौन आएगा स्टेज पे? बोलो, कौन आना चाहेगा? अब आई ना भाई रिक्वेस्ट, रोहित राठौर। ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन होनी चाहिए। रोहित, सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट आई थी, हमने एक्सेप्ट कर ली है। बताइए, आइए, लाइव लाइव पीवाईक्यू सॉल्व करवाएंगे और फिर एक और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। हम्म मीथेन वाला टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग था, अब थोड़ा मजा आएगा। चलो बताओ, आ जाओ भाई, कहां रह गए? रोहित कहां चले गए भाई? रोहित रोहित रोहित, वेयर इज रोहित? लो भाई विशु, तुम आओ फिर, अगला नेक्स्ट। विशु बड़ी तेज आ गए हैं। हाँ भाई, वीडियो और ऑडियो ऑन करो। क्या हो गया? बहुत बढ़िया, लो भाई, आओ सॉल्व करो। ये लो क्वेश्चन, सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर वन, 36% of India's districts are classified as over-exploited or critical by Central Groundwater Authority. Central Groundwater Authority was formed under the Environmental Protection Act और इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड। बताइए भाई, वन ओनली, टू एंड थ्री ओनली, टू ओनली, वन एंड थ्री ओनली? चैट में कोई नहीं लिखेगा, बताओ भाई, सोचो, दिमाग लगाओ।
सर बी। बी? क्या सोच के जवाब दिया? तुक्का मारा या लॉजिक लगाया, ये बताओ पहले। भैया ये क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का ये कहीं दिमाग में हिट किया है, और हम्म। फर्स्ट मैं श्योर नहीं हूँ। हम्म। इंडिया इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड, ये तो एब्सोल्युटली सही है। थ्री। अच्छा, ये पढ़ के बैठे हो तो थर्ड तुम्हें मालूम है, तो चलो सी और ए एलिमिनेट हो गया। अब 2 एंड 3 और 1 एंड 3 बचा। तो अब तुम्हें 2 और 1 में डाउट था, तो 1 तुम्हें थोड़ा थोड़ा डाउट है, 2 पे तुम्हें थोड़ा थोड़ा गट फीलिंग सही आ रही है, यस या नो? तो हम्म। तुमने 2 एंड 3 मार लिया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सही आंसर दिया है, शाबाश। ठीक है, 2 एंड 3 आंसर है। पर तुम प्रोसेस देखो, इसमें तुम्हें सीधा दिमाग लगाना था भाई। एक तो तुमने सही सोचा, ये जो डेटा फैक्ट फिगर परसेंटेज होती हैं, ये गलत होती हैं यूपीएससी में सबसे पहले तो। ठीक है, इसको सबसे पहले एलिमिनेट किया करो अगर दिख जाए हाँ तो। भैया, आपने बताया था कि बस, हाँ यूपीएससी जाके कहीं चेक तो करती नहीं है। एग्जैक्टली exactly। देखो, होने को सही भी हो सकती है, लेकिन मेजोरिटी केसेस में अब तुम्हारे पास क्या डाउट था? प्रोसेस समझो, तुम्हें थर्ड स्टेटमेंट पता थी तो दो हट गए, टू एंड हम्म। थ्री बचा, 1 एंड 3 बचा। नाउ यू हैव टू डिसाइड बिटवीन 2 एंड 1। तो सिक्का तो उछालोगे नहीं, यही तो सोचोगे ना कि यार किस पे मैं ज्यादा श्योर हूं। अब 2 पे हूं तो बस तुमने सही प्रोसेस फॉलो किया, सही आंसर दिया, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू भैया। बहुत बढ़िया। चलो भाई, आओ, अब देखो, अब कमाल देखोगे, कमाल देखोगे, कमाल। यहां देखो अब। हाँ जी, अब इसे ये क्वेश्चन पता है कब आया था? ये क्वेश्चन आया था 2020 में। ये देखो, यूपीएससी यूपीएससी करते रहते हो तुम, अब ये देखना 2022 में क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया? लो भाई, अब इसका जवाब दो। बताओ बताओ, जवाब दो, जवाब। क्या जवाब है चैट में? क्या देखो, क्या हो गया? हाँ जी, 2020, 2022। अब क्या बोले हम इसके लिए? पर यहां तक खुश होने वाली बात नहीं है। तुमने ये क्वेश्चन देखा, तुमने देखा हाँ यहां से स्टेटमेंट रिपीट कर दी इन्होंने यहां पर, लेकिन समझदार इंसान वो है जो ये जो बाकी बॉडीज लिखी है ना, इन पर भी थोड़ा दिमाग लगाएगा। और अब दिमाग कैसे लगाना है वो मैं तुम्हें समझाता हूं। जो लोग भी ये सोच रहे थे ना कि यार टॉप 100 बता दो, क्यों बता दो टॉप 100, क्या लॉजिक है टॉप 100 का, अब लॉजिक सुनना। सबसे पहला लॉजिक, रिपीटेशन इन पीवाईक्यू। यहां पर क्वेश्चन आया, यहां पर क्वेश्चन दोबारा आया, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी पूछा, यहां पर उसको रिपीट करा। पर इस क्वेश्चन में देर आर 3 more बॉडीज रिलेटेड टू वाटर। डोंट यू थिंक इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर ऑल द 4 बॉडीज? यस या नो? बड़ा सिंपली पहले बताओ। यस, बट ठीक है, यहां तक समझ आता है। 4 बॉडीज, कर्नाटका में वाटर क्राइसिस हुआ था मार्च के अंदर, अगेन सेंट्रल वाटर कमीशन न्यूज में था। ठीक है, पढ़ लेंगे अभी इन 4 बॉडीज को। अभी लॉजिक देखना, केन बेटवा प्रोजेक्ट भी न्यूज में था कि नहीं था? अभी रिसेंटली केन बेटवा प्रोजेक्ट था कि नहीं था? पीवाईक्यू आया था, पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। कर्नाटका का वाटर क्राइसिस न्यूज में था, केन बेटवा प्रोजेक्ट न्यूज में था। अब देखो, सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल वाटर कमीशन एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। कमाल की बात देखोगे, फॉर्मेशन देखो, फॉर्मेशन 1945, प्री इंडिपेंडेंस, एडवाइस ऑफ बी आर अंबेडकर। बताओ, है टेम्पटिंग पॉइंट है कि नहीं है डालने के लिए एग्जाम में? डोंट यू थिंक दिस कैन पॉसिबली कम? ऑल्सो सेंट्रल वाटर कमीशन अलोंग विथ, चलो अभी वो बताता हूं, पहले ये देखो। ठीक है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, 2 बॉडीज हैं। अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, दोनों मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में आती हैं। यहां इसका काम अलग है, इसका काम अलग है। ये ईपीए एक्ट के अंडर बनी है, रेगुलेट करती है। ये मोर ऑफ अ टेक्निकल बॉडी है, जैसे कि सेंट्रल वाटर कमीशन, जो कि मैपिंग वगैरह करती है, चीजों को देखती है, मॉनिटरिंग करती है, असेसमेंट करती है। बहुत टेक्निकल डिफरेंस तुम्हें याद नहीं रखना। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये स्टैट्यूटरी है, ये नॉन स्टैट्यूटरी है। चलो फिर भी मैं बोलूंगा लीस्ट चांसेस हैं कि इसको पूछेगी, क्योंकि ये पूछ चुके हैं ग्राउंड वाटर के ऊपर।
उस टाइम पर ग्राउंड वाटर न्यूज में था। अब देखो क्या पूछेंगे, सेंट्रल वाटर कमीशन पूछेंगे या फिर नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। अब ये क्या है? नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी एक ऑटोनॉमस सोसाइटी है। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर फॉर्म हुई थी, 1982 में फॉर्म हुई थी। एक्ट है 1860 का, बॉडी 1982 में फॉर्म हुई थी। बॉडी का काम क्या है ये देखो, स्टडीज कंडक्ट कराना अंडर व्हाट? पर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। स्टडीज कंडक्ट कराना अंडर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान और कॉम्प्लीमेंट करना सेंट्रल वाटर कमीशन को। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का काम है सेंट्रल वाटर कमीशन को कॉम्प्लीमेंट करना। इट कॉम्प्लीमेंट्स द सेंट्रल वाटर कमीशन टू इंप्लीमेंट द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। एंड व्हाट इज द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान? इट इज अबाउट रिवर लिंकिंग। एंड रिवर लिंकिंग में केन बेटवा प्रोजेक्ट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस प्लान। अब बताओ, कुछ कहानी बनी? समझ आई बात? कहां से क्वेश्चन बन सकता है और क्यों बन सकता है? नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान क्या होता है पढ़ना। जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं इसी के अंडर आते हैं। उसमें सेंट्रल वाटर कमीशन और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी काम करती है। दोनों ही स्टैट्यूटरी बॉडीज नहीं है। एक प्री इंडिपेंडेंस फॉर्म हुई थी, टेक्निकल है। दूसरा नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ऑटोनॉमस सोसाइटी है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर। गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं है, पर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस विच कैन बी फॉर्म्ड इज हेयर। एक लॉजिक के साथ बताया है, यस या नो? बैठ गया दिमाग में? अब ये आएगा ना तो थैंक यू बोल देना, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। लो भाई, ये देखो, एक और गजब चीज बताता हूं। एग्जैक्टली खट से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, 2 मिनट में सॉल्व होगा। थाईलैंड, ये न्यूज आई थी, ठीक है? थाईलैंड स्लैम्ड इंडिया सब्सिडीज एट डब्ल्यूटीओ। अबे तुम क्या स्लैम कर रहे हो भाई, रहने दो तुम, ठीक है? कहा जाएगा तुम्हारा टूरिज्म हमसे बिछड़कर। ये देखो क्या थे भाई थाईलैंड के कंसर्न्स, ठीक है? थाईलैंड के कंसर्न्स थे कि डब्ल्यूटीओ की जो रिजीम है, ये अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, इंडिया उसको वायलेट कर रहा है। वो अग्रीमेंट क्या है वो भी पढ़ाता हूं, पर ये रो रहा था इस बारे में। अब थाईलैंड इज अ पार्ट ऑफ अ 20 नेशन। अब इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है भाई मुझे भी नहीं पता, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। केन्स ग्रुप, कांस ग्रुप, कुछ भी बोल दो, ठीक है? व्हाट इज दिस? दिस ग्रुप, ठीक है, इज अ कोएलिशन ऑफ 20 एग्रीकल्चर ट्रेडिंग कंट्रीज। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंडिया इज नॉट अ मेंबर। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंडिया इज नॉट अ मेंबर। याद रहेगी बात, इंडिया इज नॉट अ मेंबर। और पता है कौन मेंबर है इसका? गेस करो, चलो गेस करो। वाई इंडिया इज नॉट अ मेंबर? कौन मेंबर है इस ग्रुप का? और एक मेंबर और है इन 20 में से। बहुत बढ़िया, पाकिस्तान वो है भाई मेंबर। हम क्यों बने मेंबर? हम नहीं बनेंगे, ठीक है? पाकिस्तान है भाई। वो एग्रीकल्चर, उनको पता भी है एग्रीकल्चर होता कैसे है। अब हमसे तो सीड चुरा चुरा के लगा रहे हैं, अभी बताऊंगा वो भी। सीड चुरा रहे हैं भाई हमसे, सीड। कुछ भी करते हैं पागल, ठीक है? चलो बताओ, उन्हें बनाता कौन है इन मेंबर्स का? मतलब पता नहीं क्या है वहां जाके, करते क्या है वहां पे। बॉयज प्लेड वेल, फार्मर्स प्लेड वेल, यही चल रहा है इनका। फार्मर भाई साहब सीड लगाने की जगह आईडी लगा रहा है, खुद ही ब्लास्ट हो रहा है, कुछ भी चल रहा है, पता नहीं भाई। चलो हमें क्या, हम तो ये देखते हैं। डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, अब ये क्या है भाई? इस पे भी आ सकता है क्वेश्चन। डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के 3 कंपोनेंट्स है। देयर आर 3 कंपोनेंट्स टू डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज। अब ये सब क्या है? ये ऐसा है कि डब्ल्यूटीओ ने एक अग्रीमेंट बनाया हुआ है सारी कंट्रीज का जो डब्ल्यूटीओ की मेंबर हैं, कि देखो आफ्टर ग्लोबलाइजेशन इन अ ग्लोबल वर्ल्ड यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, यू कैन नॉट फॉलो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप लोग ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हो, आप डब्ल्यूटीओ के पार्ट हो, बट आप टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो। व्हाट आर रिस्ट्रिक्शंस? हाँ जी, रिस्ट्रिक्शंस किस तरह की होती हैं मालूम है ना? टैरिफ एंड नॉन टैरिफ, यस या नो? दैट कम्स अंडर मार्केट एक्सेस। डब्ल्यूटीओ बोलता है मार्केट एक्सेस आप डिनाई नहीं कर सकते। यू कैन नॉट पुट
टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स। नाउ व्हाट इज अ टैरिफ बैरियर? आपने ड्यूटी लगा दी एक्स्ट्रा कि भैया ये प्रोडक्ट आएगा तो इसमें 50% ड्यूटी लगेगी। सो क्या वो हमारे मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में एक्सपेंसिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस या नो? हो जाएगा। या फिर आप नॉन टैरिफ बैरियर लगा दो कि यार एक काम करो, आप ना इसमें थोड़ी क्वालिटी हमें समझ नहीं आ रही, ये 4-5 टेस्ट करा के लाओ। या फिर आपने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, ठीक है? सो दैट दोज आर व्हाट? दोज आर टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है? राइट? अब एंटी डंपिंग ड्यूटी तो अभिषेक एक पर्पस है ना, जहां आप ये क्लेम कर सकते हो कि भाई सामने वाली कंट्री चीप प्रोडक्ट्स डंप कर रही है हमारी कंट्री में, तो हम अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए लगाते हैं वो, ठीक है? दिस इज अबाउट एग्रीकल्चर। दिस अग्रीमेंट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, नॉट एनी अदर कमोडिटी। अब चाइना अपने चीप टॉयज को यहां पे कर रहा है तो वो नहीं आएगा इसमें, या स्टील को कर रहा है, जैसे स्टील के केस में डंपिंग लगती है, ठीक है? तो ये देखो, नाउ डोमेस्टिक सपोर्ट। नाउ व्हाट इज डोमेस्टिक सपोर्ट? WTO says that you cannot provide any unfair support to your industries, to sorry, the agriculture. You cannot provide unnecessary domestic support or subsidies to the agricultural sector. मतलब अब देखो इसमें क्या होता है, हम लोग MSP देते हैं कि नहीं देते अपने फार्मर्स को? फर्टिलाइजर सब्सिडी देते हैं कि नहीं देते? एनर्जी सब्सिडी देते हैं कि नहीं देते? देते हैं। वो एक्चुअली एक वायलेशन है, पर लिमिट है उसकी भी। क्या है देखो, 3 कैटेगरी ऑफ सब्सिडीज होती हैं, इसको रट लेना। बोरिंग टॉपिक है, आई अंडरस्टैंड, तुम बोर हो रहे होगे, पर ठीक है, इसको पढ़ना जरूरी है। 3 तरह के टॉपिक्स हैं, सब्सिडीज हैं, एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। क्या होती हैं भाई ये? एम्बर बॉक्स सब्सिडी क्या होता है? वो सब्सिडीज जो डिस्टॉर्ट करती हैं प्राइस को, मतलब कि अगर आप अपने फार्मर्स को MSP दोगे तो आप एक अननेसेसरी बेनिफिट दे रहे हो। नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। अकॉर्डिंग टू WTO कितना दे सकते हो? 5%। फॉर डेवलप्ड नेशंस 10% फॉर डेवलपिंग नेशंस। हम लोग 10% दे सकते हैं। इस केस में थाईलैंड यही क्लेम कर रहा था दैट इंडिया इज वायलेटिंग द 10% लिमिट। दैट इज व्हाट थाईलैंड वाज सेइंग। सो एम्बर बॉक्स सब्सिडीज वो होती हैं जहां पे डी मिनिमस क्लॉज होता है। एम्बर बॉक्स सब्सिडी के लिए ये क्लॉज होता है स्पेसिफिकली, नॉट फॉर ब्लू बॉक्स, नॉट फॉर ग्रीन बॉक्स, not for any other kind of export subsidies or market access. It is only for amber box subsidies. MSP का इश्यू यहां पे रेज होता है। ब्लू बॉक्स सब्सिडीज क्या होती हैं? ब्लू बॉक्स सब्सिडीज वो एम्बर बॉक्स सब्सिडीज होती हैं जो रिस्ट्रिक्ट करती हैं प्रोडक्शन को। अब भैया ये क्या बोल रहे हो, हमें नहीं समझ आ रहा, ठीक है? देखो, अगर मैं आपको बोलूं एक फार्मर है, वो फार्मिंग कर रहा है, ठीक है? ये देखो, उसकी ये फील्ड है, गोल फील्ड है, ठीक है? हम ये बोलते हैं कि यार आप लोगों को सब्सिडी तब मिलेगी जब आप एक क्रॉप सिर्फ 2 हेक्टेयर लैंड के अंडर में ग्रो करोगे। अगर आपने प्रोडक्शन को 2 हेक्टेयर से बड़ा कर दिया, 7 हेक्टेयर कर दिया, तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? इफ वी से अगर हम हाइपोथेटिकली बोले, MSP तब मिलेगी व्हेन यू आर ओनली ग्रोइंग इन अ 2 हेक्टेयर लैंड। यू आर, इफ यू एक्सीड द 2 हेक्टेयर लैंड की कंडीशन, तो आपको MSP नहीं मिलेगी। एक डिबेट होता है ना, लार्ज फार्मर्स को, बिग फार्मर्स को क्यों MSP सपोर्ट देना? इफ वी से दैट, देन इट फॉल्स अंडर द ब्लू बॉक्स सब्सिडी। मतलब वी आर यूजिंग सब्सिडीज टू लिमिट प्रोडक्शन, टू लिमिट प्रोडक्शन। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कंफ्यूजन है? ब्लू बॉक्स सब्सिडी और एम्बर बॉक्स सब्सिडी में क्या फर्क है? ब्लू बॉक्स सब्सिडीज आर एम्बर बॉक्स सब्सिडीज ओनली, बट व्हेन दे आर गिवन नॉट टू प्रमोट प्रोडक्शन बट टू लिमिट प्रोडक्शन। गॉट इट? गॉट इट? सिग्निफिकेंस रश्मि इज जस्ट दैट इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड फेयर ट्रेड होना चाहिए, किसी भी कंट्री को अनफेयर एडवांटेज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने फार्मर्स को, अब एक्सपोर्ट्स अभी आते हैं इस पे, देखो ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज, अभी आता हूं रश्मि आपके क्वेश्चन पे। ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज, इन दोनों के अलावा जो भी सब्सिडी है वो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चंगा सी, सब बढ़िया है, वो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है। गॉट इट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सपोर्ट सब्सिडीज और रश्मि का क्वेश्चन के सिग्निफिकेंस क्या है। लेट अस से मैं एक फार्मर हूं, मैंने, इफ आई एम लाइक डूइंग फार्मिंग इन इंडिया, मेरे को लोन चाहिए, मेरी कॉस्ट बाकी सारी चीजों की कॉस्ट है 100 रुपीज, मैं लोन ले रखा है और मेरी एक इंटरेस्ट कॉस्ट भी है।
₹100 मेरी एक कॉस्ट है और साथ में मेरी एक इंटरेस्ट कॉस्ट भी है ₹10, तो मेरी टोटल कॉस्ट हुई 110. इन ऑर्डर टू गेट सम प्रॉफिट, हाउ मच शुड आई सेल इट? एटलीस्ट 112 पे तो सेल करूंगा. यस या नो? 112 पे सेल करूंगा. व्हाट इफ गवर्नमेंट कम्स एंड सेज कि यार एक काम करो, हम तुम्हारा ये इंटरेस्ट को हटा देते हैं, इंटरेस्ट सब छोड़ दिया, तुम्हारा इंटरेस्ट हम दे देंगे, तो आपकी कॉस्ट कितनी हो गई? 100. यस या नो? तो इस केस में तो आप ₹2 का प्रॉफिट 102 बेच के भी कर सकते हो. यू कैन अर्न द प्रॉफिट ऑफ ₹2, द सेम ₹2 प्रॉफिट बाय सेलिंग इट एट 102. तो जो 112 पे सेल कर रहा है उसको अनफेयर एडवांटेज हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल. तो दैट इज द रीजन कि कोई भी गवर्नमेंट एक पॉइंट से ऊपर सब्सिडीज ना लगाए, एक पॉइंट से ऊपर. एम्बर बॉक्स सब्सिडीज, जो मैंने बोला था, किसी ने क्वेश्चन पूछा था क्या डिफरेंस है. एम्बर बॉक्स सब्सिडीज भाई वो सब्सिडीज होती हैं जो डिस्टॉर्ट करती हैं ट्रेड को, जैसे कि एमएसपी, फर्टिलाइजर सब्सिडी. आप अपने फार्मर्स को सपोर्ट क्यों दे रहे हो? और दे रहे हो तो एक लिमिट में दो. आप सपोर्ट दे रहे हो ताकि वो और प्रोडक्शन कर सकें. ब्लू बॉक्स सब्सिडी आप इंसेंटिवाइज कर रहे हो ताकि वो कम प्रोडक्शन कर सकें. दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन एम्बर बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स. यस या नो? व्हाट काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन उस्मा? बताइए, कंफ्यूजन है कि नहीं है कोई? हाँ जी, समझ आया? यार बहुत बोरिंग टॉपिक था, मुझे खुद भी बोरिंग हो जाता है इसको पढ़ाते पढ़ाते. ठीक है, इसलिए मैंने थोड़े बोरिंग टॉपिक्स पहले पहले रख लिए कि चलो ठीक है, इनको कर लो फिर देखते हैं. हाँ जी. अब देखो इसी से रिलेटेड ये लोग ये चावल चुरा रहे हैं यार. सीड वेराइटी, सीड वेराइटी क्या होती है? अब देखो एक बात बताओ मेरे को. हाँ जी, कौन आना चाहेगा स्टेज के ऊपर? उनसे एक सवाल पूछना है मेरे को. हु इज इंटरेस्टेड इन कमिंग टू द स्टेज? रश्मि आना चाहती हैं. आइए रश्मि. अरे विशु का भी एक्सेप्ट हो गया क्या भाई? तुम मत आना अभी. आओ भाई आओ, चावल से रिलेटेड सवाल पूछना है मेरे को आपसे. Hello, am I audible? एक second. रश्मि बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. हाँ, इंडिया में पैडी, पैडी क्या होता है? पैडी wait, I mean rice, sorry. राइस होता है. Rice का crop. हाँ, तो पैडी और राइस में क्या फर्क होता है? अब ये बताओ. पैडी तो राइस होता है. Rice is the grain, right? And paddy is the crop, I So what think. is the difference between a grain and a crop? You're going to the right Grain is direction. the seed. Grain is the seed, and like along with the barn and everything else, it's called a crop in the Right. field. Yeah. Great, great. So it is with the husk, rice with husk. So yellow Yeah, part होता the है rice barn के and the ऊपर. husk. Yeah. So Yes, that is paddy endosperm part. and this is rice. So basic rice और paddy का difference. We sometimes we feel कि rice and paddy are same, but they are not. No, it's not. Right? Paddy and rice are different. Great, great. Very good, Rashmi. आपको मालूम था. ठीक है. Yes, Great. चलो बहुत it's my बढ़िया. subject. Oh, lovely, lovely. सही बच गए तुम तो. Botany. Yes. बॉटनी. लवली लवली लवली. चलो ठीक है, फिर तो तुम बता के जाओ. एक काम करो, चलो बताओ फिर बासमती राइस और नॉन बासमती राइस में क्या डिफरेंस होता है? क्लास को बताओ. भाई तो लिखा हुआ है. तुम बताओ ना, लिखा तो हुआ ही है. बासमती बेसिकली हाँ लॉन्ग ग्रेन होता है, अरोमा होता है. बेसिकली पंजाब हरियाणा साइड में ज्यादा होता है बासमती राइस. और इट्स मतलब कुकिंग टाइम इज लेस. ओके इट्स ओके एंड विटामिन बी रिच. ओके. चलो वो जो लिखा है तुमने बता दिया. हाँ क्वालिटेटिव डिफरेंस होता है बेसिकली. इट्स अ डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ टू हाँ राइस. क्वालिटी डिफरेंस. ठीक है. अब एक बात और बता के जाओ. व्हाट इज पार बॉइल्ड राइस? Parboiled rice is once it's boiled and मतलब एक बार उसका पानी फेंका होता है. इट्स लाइक ऐसे Okay. हिंदी में कहते हैं हाँ. कि एक बार बॉईल करके उसको लाइक द स्टार्च कंटेंट इज लेस इन दैट. राइट. We can ग्रेट put it that way. ग्रेट. बहुत बढ़िया रश्मि, बहुत बढ़िया. रियली प्राउड ऑफ यू. ग्रेट. Thank you. चलो थैंक यू. ठीक है. हाँ जी भाई, ये देखिए राइस पे जो सवाल आ सकते हैं. पैडी और राइस के बीच में डिफरेंस मालूम पड़ा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैडी एंड राइस? पैडी इज विद द हस्क, राइस विद हस्क इज पैडी.
ठीक है, ये बात मालूम है। बासमती एंड नॉन बासमती दो टाइप्स ऑफ राइस होती हैं, क्वालिटेटिव डिफरेंस होता है। जब आप राइस को थोड़ा उबाल देते हो, बॉईल कर देते हो और फिर सेल करते हो, दैट इज पार बॉइल्ड राइस, पार बॉइल्ड बासमती राइस। डिफरेंस मैंने लिख के दे दिया है, ये स्टैटिक चीजें पढ़ना। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो बासमती राइस है ना, उनकी सीड वेराइटीज होती हैं, सीड की वेराइटीज होती हैं। सम आर ट्रेडिशनल वेराइटीज एंड सम वेराइटीज आर डेवलप्ड। डेवलप्ड बाय हुम? डेवलप्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, IARI। इन लोगों ने जो वेराइटी बनाई है, दोज वेराइटीज, ठीक है, आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001, ऑल्सो अंडर द सीड्स एक्ट। यानी कि देखो क्या लिखा है, द IARI ब्रेड इंप्रूव्ड बासमती वेराइटीज आर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट which allows only Indian farmers to sow, save, resow, exchange or share the seed grain produced for them. However, even they cannot violate the rights of the breeder, in this case IARI, by selling the seeds of the protected variety in branded form. मतलब IARI कौन है, ब्रीडर कौन है इन राइस वैरायटी का, ब्रीडर IARI, यस या नो? IARI इज द ब्रीडर। बात समझ आ रही है भाई? चैट में सो गए लगता है, सब सो गए भाई, टफ टॉपिक उठा लिया मुझे लगता है मैंने, ठीक है। जो फार्मर्स हैं, दे कैन यूज दो सीड्स, वो फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स उन सीड्स को यूज कर सकते हैं, बट सेल नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? सेल नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? सेल नहीं कर सकते, दैट इज द डिफरेंस। अब ये वैरायटी किसी तरीके से यहां पाकिस्तान में पहुंच गई और पता चला वहां पर कल्टीवेशन हो रही है इसकी, इनलीगल कल्टीवेशन वहां पे कल्टीवेट हो रहा है, पता नहीं कहां से ये भाई स्मगल करके वहां पहुंच गई वैरायटी। और बासमती राइस की जो ये वैरायटी है, देखो बासमती राइस 7 स्टेट्स को कवर करता है, जो अभी बता रही थी रश्मि, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी एंड 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ JNK, जम्मू एंड कठुआ। ये बात याद रहेगी। बोरिंग है, मानता हूं बोरिंग है, लेकिन एग्जाम में आ सकती है। रियली सॉरी, मुझे खुद पढ़ाते हुए ये चीजें बोरिंग लगती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे डॉगमेटिक हो जाता है, पर क्या करें। आप ये देखो, अभी तक हमने क्या देखा, मीथेन पे क्वेश्चन आ सकता है, मीथेन के बारे में हमने पढ़ लिया। सीधा सीधा कांस ग्रुप पे क्वेश्चन आ सकता है, हमने पढ़ लिया। हमने ये पढ़ा कि एग्रीकल्चर सबसे बड़ा सोर्स है, इंपॉर्टेंट चीज। हमने ये पढ़ा कि इंडियन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ग्लोबल मीथेन ट्रैकर को रिलीज करती है, ये पढ़ा। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। हमने वाटर बॉडीज, 4 वाटर बॉडीज पढ़ी। सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में इंटरेस्टिंग पॉइंट, प्री इंडिपेंडेंस और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, इनके बारे में पढ़ा। लॉजिक देखा कि नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंडर आती है। फिर हमने कांस ग्रुप के बारे में देखा, इंडिया इज नॉट अ पार्ट। 3 सब्सिडीज देखी, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स। डी मिनिमस क्लॉज ओनली ऑन एम्बर बॉक्स सब्सिडी। ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स में क्या डिफरेंस होता है, पढ़ा दिया। ग्रीन सब बॉक्स सब्सिडीज कितनी भी दे सकते हो। पीएम किसान कम्स अंडर दी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, पीएम किसान, ठीक है, ये भी याद रखना। सीड वैरायटी राइस की, पैडी राइस का डिफरेंस, बासमती नॉन बासमती का डिफरेंस, पार बॉइल्ड राइस का डिफरेंस, किस एक्ट के अंडर आता है, एक्ट के अंडर ब्रीडर कौन है, IARI है। बासमती राइस की कौन कौन सी स्टेट्स हैं, डन। समझे या नहीं समझे भाई, बताओ। चलो, और तुम्हारे को थोड़ा चिल करते हैं, फिर इस पे टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि तुम बिल्कुल ही सो ही जाओगे अगर मैंने अभी और पढ़ा दिया तो, मामला ही एकदम हो जाएगा। आओ भाई आओ, स्टेज पे आओ, और बातें करते हैं तुमसे। जितनों को आना है ओ भाई, ये बहुत क्वेश्चन है इसमें, मेरे पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। चलो, लो भाई, प्रदीप कुमार को बहुत भाई खुशी है आने की। आओ भाई प्रदीप, पहले तुम ही आओ, सवाल पूछे जाए तुमसे। कहाँ चले गए? आओ भाई आओ।
हो गया ज्वाइन भाई। प्रदीप आ तो गए, अब वीडियो और ऑडियो ऑन करो, पहले तुम कर चुके हो। क्या हो गया भाई, अभी तो हो रहे थे ज्वाइन सब। चलो थोड़ी देर में ट्राई करना। नम्रता आप आओ, यू कैन ज्वाइन, आई अलाउड। हेलो नम्रता। लो जी, हेलो। सिंपल क्वेश्चन, 1 2 3 4 5, मुझे इस ऑर्डर में इन स्टेट्स के नाम बता दो। 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, 4 कौन सा है, 5 कौन सा है? वन इज बांग्लादेश। ये सेकंड। स्टेट है, ये स्टेट है ये, सॉरी मैंने ओके। बांग्लादेश, हाँ स्टेट ये है। फर्स्ट वाला त्रिपुरा। हाँ। सेकंड वाला मिजोरम। हम्म, वाला मणिपुर। फोर्थ वाला नागालैंड एंड फिफ्थ वाला अरुणाचल प्रदेश। बहुत बढ़िया नम्रता, बहुत बढ़िया, ग्रेट, ये याद हो गया हमको। पहले वाला कौन सा था? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी, ये याद हो गया हमको। मैं साइड हो जाता हूं। अब एक सवाल और जवाब देते जाओ। इन सारी स्टेट में से किसी एक स्टेट में वर्ल्ड का, नॉट जस्ट इंडिया का, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, उसका नाम और बता दो। वर्ल्ड का और इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन 5 में से किसी एक स्टेट में है। लामजाओ करके कुछ तो है। हाँ करेक्ट, बताओ बताओ बताओ। मणिपुर में है लेकिन मणिपुर में है, चलो आपने ऑलमोस्ट हिट कर दिया, केबल लामजाओ। हाँ केवल लाम। केबल लामजाओ, बहुत बढ़िया नम्रता, बहुत बढ़िया। भाई अपनी नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं उनके नाम याद रख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो फ्लोट करता है बायोमास उसको बोलते हैं फुमडिस। हाँ। क्या बोलते हैं? फुमडिस। ये होता है फुमडिस, ये देखो कितना ब्यूटीफुल है ये। दिस इज केबल लामजाओ नेशनल पार्क। यहाँ पर एक लेक है विच इज द रामसर साइट, लोकटक लेक, लोग। मणिपुर। बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट कौन आएगा? ग्रेट नम्रता। थैंक यू। भूषण। विशु तुम्हारा हो गया, अब एक क्लास में एक जवाब। नेक्स्ट नेक्स्ट, भूषण ऑन करो भाई। कहाँ चले जाते हो यार तुम लोग? आओ जी आओ। हाँ यस जी सर, यस सर, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। देखो हम अब नॉर्थ ईस्ट में थे, अब हम यहाँ से चाह रहे हैं यहाँ पर राजस्थान में। राजस्थान में एक बर्ड मिलती है, बहुत हैवी होती है और ब्लैक कैप। जीबीआई। हाँ जी, जीबीआई, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। जीबीआई। जीबीआई। यस सर। अरे भाई बोल क्या रहे हो, पहले सोच के देखो। जीबीआई, इतनी एक्साइटमेंट में यही होता ग्रेट, है फिल्म्स में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जीआईबी। जीआई हुई या जीआईबी हुई? जीआईबी, जीआईबी। इतना उछल के जवाब दिया है। अच्छा, वो हैवीएस्ट वही है ना, 15 किलो। क्यों न्यूज में थी ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ पर? वो केबल से वो टकरा के वो हो रहा है ना, हाँ बहुत बढ़िया। पावर सोलर केबल। और जो सोलर प्रोजेक्ट्स वहां पे चल रहे थे, जो वायरिंग थी उनसे वो टच यस सर, एंड उनको शॉक लग रहा था। डेथ हो आईयूसीएन रही थी स्टेटस क्या वैसे। है? क्रिटिकल इंडेंजर। अच्छा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। इंडिया में कितनी तरह टाइप्स की बस्टर्ड्स होती हैं? 3 है, एक बंगाल फ्लैरिकन, ये एक ये है और एक और है। और बताओ। 3 है शायद, 3 ही है टोटल कितनी है टोटल? टोटल। 3 या 4 है? 4 हैं, 4। 4 ही है सर। 4 हैं। आपने कौन कौन सी बता दी? आपकी जीबीआई, ग्रेट एक बंगाल, बस्टर्ड, बंगाल फ्लैरिकन। बंगाल फ्लोरिकन। और बताओ भाई चैट में, और 2 कौन सी हैं? और 2 कौन सी हैं? मैक्वीन, बहुत बढ़िया अभिषेक। क्यों? और बताओ लास्ट कौन सी रहेगी? लेसर फ्लोरिकन। लेसर फ्लोरिकन, फ्लोरिकन। ये यहाँ पे दे रखा है सारा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया भूषण, थैंक यू सर। ग्रेट। हाँ जी, मैपिंग पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट मैपिंग पॉइंट्स मणिपुर न्यूज में है। मणिपुर के बारे में, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर, हाँ जी, डेजर्ट नेशनल पार्क है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड न्यूज में है। म्यांमार का पूरा बॉर्डर, म्यांमार साइड, हाँ जी, म्यांमार साइड, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा नहीं करता बॉर्डर शेयर, त्रिपुरा नहीं करता बॉर्डर शेयर म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ करता है। क्यों न्यूज में है ये देखो, बस्टर्ड जो थी वो न्यूज में थी। इंडिया में 4 तरह की बस्टर्ड्स पाई जाती हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन एंड मैक्वींस बस्टर्ड। सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख के दे दी है, IUCN स्टेटस वगैरह सब कुछ। बस्टर्ड्स ग्रासलैंड्स में ही पाई जाती हैं। कहां पर पाई जाती हैं? ग्रासलैंड्स में। चारों के नाम याद रखना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लोकली गोदावन भी बोलते हैं, ठीक है। स्पीशीज पूछ सकते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे तो अगर सवाल डायरेक्टली ना पूछें, क्योंकि देखो भूषण ने कितनी जल्दी आंसर दिया, हो सकता है बाकी बस्टर्ड्स पे पूछें, ठीक है। इस बात को याद रखना। चलो बहुत बढ़िया, आपने फुमडिस, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, लोकटक लेक याद रखा। और ये देखो, द रेजोल्यूशन अगेंस्ट सेंटर्स बॉर्डर प्लान, हाँ जी, यहां पर बात ये हो रही थी कि जो मणिपुर का बॉर्डर है, सॉरी म्यांमार का जो पूरा बॉर्डर है, म्यांमार के पूरे बॉर्डर को फेंस कर दिया जाए, तो जो फ्री मूवमेंट रेजीम है उसको बंद कर दिया जाए, इसलिए ये न्यूज में था। तो इस बॉर्डर को भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स एक बात बता रहा हूं, लिख लेना, मैंने ऐड नहीं करा है। मणिपुर में एक टाउन है जिसका नाम है मोरे। बड़ा फेमस टाउन है क्योंकि मणिपुर के अंदर है, तो इंपॉर्टेंट है। मोरेह नाम का टाउन है, ट्रेडिंग हब है, ये ट्रेडिंग हब है, ठीक है। बट गवर्नमेंट का ये कहना था कि यार यहाँ पे स्मगलिंग हो रही है, इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो फ्री मूवमेंट रेजिम को बंद करो। पर यहाँ के जो ट्रेडिशनल लोग हैं, जो यहाँ के ट्राइब्स वगैरह हैं, उनके जो एंसेस्टर्स हैं, जो उनकी फैमिली रिलेटिव्स हैं, वो दोनों तरफ रहते हैं बॉर्डर के, ठीक है। इसीलिए भाई साहब वो इसको अपोज कर रहे थे, न्यूज में था, बॉर्डर मैपिंग के हिसाब से याद कर लेना, ठीक है जी। चलो अब ये देखना, ये देखो, इसी आर्टिकल में एक ये लाइन लिखी थी, द एरियाज ऑफ म्यांमार बॉर्डरिंग इंडिया आर कंट्रोल्ड बाय एथनिक मिलिशियाज एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स सच एज द अराकन आर्मी, शिन नेशनल फ्रंट एंड द नेशनल सोशलिस्टिक काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग। ये NSCN खापलांग क्या है, कोई बताएगा यार? इस अभी हमारी क्लास में कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कैप का पार्ट नहीं है, हमारे करंट अफेयर्स पंचायत का? ये बताओ। यूशी, यश, बहुत लोग हैं। आप लोग ये न्यूज, आप में से कितने लोग जानते हैं NSCN खापलांग के बारे में? सुना नहीं, उसकी पूरी हिस्ट्री, ओरिजिन, सब कुछ कितना मालूम है? प्रदीप भाई रुक जाओ 2 मिनट और सच्ची सच्ची बताना मेरे को, ठीक है। न्यूज़पेपर जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखो, एक न्यूज आई थी, हाई कोर्ट ने एक्विट किया साईं बाबा को। क्या चार्जेस थे? कि दिस पर्सन इज लिंक्ड टू CPI माओइस्ट। व्हाट इज CPI माओइस्ट? व्हाट इज CPI माओइस्ट? ये ब्रैकेट में माओइस्ट क्या है? क्या CPI का ओरिजिन था, क्या था? ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अक्सर हमको न्यूज़पेपर में वी सी दीज टर्म्स, वी सी दीज ऑर्गेनाइजेशंस हियर एंड देयर, ठीक है। व्हेन यू आर टीचिंग करंट अफेयर्स, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको वो बैकवर्ड लिंकेज करके दो। ये 2 टॉपिक्स न्यूज में थे और मुझे यही देख के लगा कि यार हमने पूरा नक्सलिज्म का टॉपिक कवर किया हुआ था। पूरा नक्सलिज्म का टॉपिक करंट अफेयर्स पंचायत के अंदर हमने कवर किया था, पूरा बैकग्राउंड के साथ, सब कुछ, एवरीथिंग वी कवर्ड। सिमिलरली नागा इंसर्जेंसी, पूरा नागा इंसर्जेंसी स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको मैंने यहीं पे लाके खत्म किया था कि NSCN खापलांग क्या है। And these are the notes which I provided along with that. So this is a reference that static linkage is very very crucial when you are reading current affairs. ठीक है, ऐसे मैं एग्जांपल आपको और भी दिखा सकता हूं। हमने पूरा, हम डिटेल में चीजों को कवर करते हैं, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं कवर करते, ताकि आपका GS का प्रिपरेशन भी मोर और लेस करंट अफेयर्स के साथ होता चले, ठीक है। तो दैट इज समथिंग अबाउट आवर करंट अफेयर्स पंचायत प्रोग्राम, ठीक है। इस बात को नोट करना, ठीक है। अच्छा जी, ये जो आपको बच्चे दिख रहे हैं ना, जो आंसर्स दे रहे हैं, these स्टूडेंट्स आर पार्ट ऑफ आवर कैप प्रोग्राम। एंड द काइंड, जो हमने एक
अप्रोच रखी है ना स्टडी की, वो यही है दैट इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू टीचिंग द न्यूज कि हाँ भाई ये न्यूज है, न्यूज क्यों है, कहां से आ रही है, क्या कर रही है, एवरीथिंग इज कवर्ड। ठीक है, इसके बारे में और बात करेंगे, पर अभी आगे चलते हैं। ठीक है, ऊपर हमने एक टॉपिक छोड़ा हुआ है, इस पे भी आएंगे गगनयान के ऊपर। ठीक है जी, ठीक है। अनदर वेरी एक्सपेक्टेड टॉपिक बट अ सिंपल टॉपिक। आप लोगों को मैं पहले भी बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बारे में डिफरेंस बता चुका हूं, यस या नो? बताया है कि नहीं बताया? बताया है, बिल्कुल बताया है मैंने कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इसमें से गाइडेड कौन सी होती है? क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल इज मोर गाइडेड, इट इज मोर प्रिसाइज। ठीक है, एग्जैक्टली। ठीक है, इसके बारे में बहुत अच्छा खासा डिस्कशन किया था, तो मैं इस पर रिपीटिशन नहीं कर रहा हूं। आप लोग बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बारे में पढ़ लेना, और एक नया लॉन्च पोर्ट जो तमिलनाडु में बन रहा है उसका नाम पढ़ लेना। भाई बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड नाम है, कुलसकरापट्टिनम। आई एम रियली सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। बट इसका भी एक लॉजिक है, ये हेल्प करेगा मिशन में, बिकॉज एक मनूवर होता है जिसको बोलते हैं डॉग लेग मनूवर। ठीक है, डॉग लेग मनूवर में हेल्प करेगा। सिंपल बात है, नाम याद रखना बस। ठीक है, नाम याद रखना। मार्च तक ये बन रहा था। ठीक है अमीश? ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल क्रूज मिसाइल के बीच में डिफरेंस मालूम होना चाहिए, और हमें यह मालूम होना चाहिए दैट देयर इज अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड MIRV टेक्नोलॉजी। व्हाट इज MIRV टेक्नोलॉजी? मल्टीपल री एंट्री, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। क्या होता है ये देखो, बड़ा सिंपल एक्सप्लेनेशन है यार। यहां से मिसाइल गई, या तो उसमें एक वॉरहेड होगा, एक बॉम्ब होगा। अगर उसमें मल्टीपल बॉम्ब्स हैं तो वो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल बन गया। सिंपल, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, इंडिया इसको अग्नि 5 में इंडिया ने इसको टेस्ट करा है। कहां पर टेस्ट किया है? अग्नि 5 में। भाई याद रहेगी बात? ये बता दो, यस या नो? अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल है कि क्रूज मिसाइल है? ये बताओ। हाँ जी, पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। ये बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। पीडीएफ मिल जाएगा। बोलो भाई बोलो। बहुत बढ़िया विशु, बहुत बढ़िया निशा, बहुत बढ़िया तन्वी। इट इज अ बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। वेरी गुड अमीश। ठीक है, हाँ जी। ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस क्वेश्चन आया था अग्नि पे, ब्रह्मोस पे, क्रूज मिसाइल। ठीक है, क्या क्या इसमें चीजें हैं ये देख लेना। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर लिखा है बैलिस्टिक मिसाइल इज पावर्ड बाय रॉकेट, रॉकेट फ्यूल, सॉलिड या लिक्विड। ये मालूम है तुम्हें क्या होते हैं ये सॉलिड और लिक्विड? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? रश्मि क्यों नहीं पढ़ा था? हाँ जी, PSLV GSLV में पढ़ाया था मैंने, है ना? अभी आते हैं उस पर। ठीक है, चलो ये हो गया। यहाँ सब पे आते हैं। वेट 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 वेट, अभी क्या क्या बचा है, क्योंकि रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। ठीक है, मेरे को स्पेस वाला क्योंकि डिस्कस करना है, तो पहले इस पे आते हैं। चलो इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं। हाँ जी, अब और कौन आएगा स्टेज पे? ये आखिरी क्वेश्चन है स्टेज के लिए, क्योंकि फिर थोड़ा हम लेट चल रहे हैं आज। बताओ भाई कौन आएगा, जल्दी आओ जिसको भी आना है। विशु तुम नहीं, एनीवन एल्स? उज़मा, आइए उज़मा। मैंने एक्सेप्ट कर लिया उज़मा, आप आ सकते हो। एनीवन एल्स जो आना चाहेगा? आओ भाई केशव, तुम आ जाओ। हाँ जी यार, बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही आराम से बैठ के क्लास चल रही है केशव, बिल्कुल मौज चल रही है भाई।
और अनम्यूट करो पहले। कमल में बैठे हैं बढ़िया। सही है, बढ़िया है। चलो अब कंबल में बैठे बैठे इसका आंसर दो मुझे, तीनों फॉर्मूले जानने हैं मेरे को। बताओ, ये बताना है ए प्लस बी ए प्लस सी ए प्लस डी क्या है, मतलब पूरा फॉर्मूला बताना कि ए प्लस बी प्लस सी बाय बी ए प्लस बी बाय डी क्या है, जो भी फॉर्मूला है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। सर पॉपुलेशन रेशियो का होगा सर सर सबसे पहली बात हमारी टोटल पॉपुलेशन है ए वो तो मैंने लिख रखा है ए प्लस बी प्लस सी। तो आपको किस टाइप का बताना है, मतलब थोड़ा एक बार कंफ्यूज हो गया, फिर से बता दो। तुम मुझे बस वर्कर पॉपुलेशन इसका फॉर्मूला बताओ, जो भी तुम्हें मालूम है। सर वर्कर पॉपुलेशन फॉर्मूला सर जो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है और हमारी कितनी इस समय वर्किंग पॉपुलेशन है उसको हम कर देंगे अपॉन में। तो इसमें से वर्किंग पॉपुलेशन कौन सी है ये पाई चार्ट में से? सर बी और हाँ बी लुकिंग फॉर वर्क। जैसे मतलब वर्किंग एम्प्लॉयड दोनों ए और बी दोनों है। देखा, हो गया ना, गोल घूम गए तुम थोड़े। भाई वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मतलब कि वर्कर कितने हैं, वर्कर वर्कर तो वो हुए ना जो एम्प्लॉयड हैं। तो वर्कर पॉपुलेशन फॉर्मूला है एम्प्लॉयड बाय पॉपुलेशन, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ओके सर। हाँ, अब ये देखो दूसरा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसका बताओ। सर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सर एम्प्लॉयड हाँ हाँ और पार्टिसिपेट करे सर ए प्लस लुकिंग फॉर वर्क। तो दोनों क्या हुए, ए प्लस बी क्या हुआ? सर ये कितना लेबर फोर्स। बहुत बढ़िया, लेबर फोर्स इज ए प्लस बी, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में? सर टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। बहुत बढ़िया, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज लेबर फोर्स बाय पॉपुलेशन। व्हाट इज लेबर फोर्स? पीपल हु आर एम्प्लॉयड एंड हु आर लुकिंग फॉर वर्क, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, नॉट लुकिंग फॉर वर्क। ठीक है, लुकिंग फॉर वर्क एंड एम्प्लॉयड, ए प्लस बी। आप अगर चूज कर रहे हो कि हमें नहीं एम्प्लॉय होना, तो आप नॉट लुकिंग फॉर वर्क हो, आप लेबर फोर्स में नहीं आओगे। ठीक है, अच्छा Yes, अब बताओ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सर अनएम्प्लॉयमेंट रेट सर जो अनएम्प्लॉयड है। कौन है अनएम्प्लॉयड? सर ए प्लस बी। ए अनएम्प्लॉयड है? नहीं सॉरी अनएम्प्लॉयड, सॉरी 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 सर बी और बी और सी अपॉन बाय ए। भाई सी वाला बंदा तो राजी नहीं है अपने आप को बोलने के लिए कि मैं तो भाई एम्प्लॉयमेंट ढूंढ ही नहीं रहा, मैं अनएम्प्लॉयड क्यों। वो बुरा मान जाएगा, तुमने उसे बोला कि तू अनएम्प्लॉयड है, वो कहेगा भाई मैं डिसाइड करके बैठा हूं कि मुझे नहीं करनी है एम्प्लॉयमेंट, तभी तो नॉट लुकिंग फॉर वर्क है। इसमें तो बच्चे भी आते हैं। ये देखो, यही तो कंफ्यूजन होता है, लुकिंग फॉर वर्क डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का कौन सा कंपोनेंट को जॉब नहीं मिल रही है, वो अनएम्प्लॉयड है। अब ध्यान से देखना, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो यानी कि जो लोगों की जॉब लग गई, दोज पीपल डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेबर फोर्स क्या है? एम्प्लॉयड प्लस लुकिंग फॉर वर्क। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, पूरी पॉपुलेशन में से कितने लोग हैं जो लेबर फोर्स बन के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और लेबर फोर्स में से कितने लोगों को जॉब नहीं मिली है, दोज आर अनएम्प्लॉयड, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ओके सर। समझे बात? ये तीनों फॉर्मूलाज में कंफ्यूजन होता है। चलो बहुत बढ़िया, पर सही ट्राई किया। हाँ जी भाई, बात समझ आई सबको? ये तीन फॉर्मूलाज, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। न्यूज आई थी स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ठीक है, इसको भाई देख लेना। ठीक है, बाकी मैंने कुछ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड और इंफॉर्मेशन भी यहां पर लिख दी है, किस किस तरह की एम्प्लॉयमेंट होती है, सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर, कैजुअल, इसको खुद पढ़ लेना। स्टैटिक इंफॉर्मेशन है इकोनॉमिक्स की, कि सेल्फ एम्प्लॉयड का परसेंटेज कितना है, रेगुलर का कितना है, कैजुअल का कितना है। ट्रेंड को ऑब्जर्व करना, ट्रेंड को, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि 2022 के अंदर 47% लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन है, ये याद रखना है कि लार्जेस्ट कौन है, सेल्फ एम्प्लॉयड लार्जेस्ट है, रेगुलर जो है वो भाई 28% है, और सबसे कम कैजुअल है। चलो ठीक है, समझ आता है, ये भी देख लिया।
राइट, इंटरेस्टिंग टॉपिक नाउ। हाँ जी, बायोगैस, भाई हार्नेसिंग द वैल्यू ऑफ डंग। प्योरीफाइड बायोगैस क्या होता है? देखो, अब मैं बताता हूं तुम्हें इसका पूरा सिस्टम क्या होता है। ये देखो, वेट अ मिनट, ओके ओके, देयर इज सम टाइपो एरर, मैं वही सोच रहा था ये क्या हो गया। दिस इज नॉट प्योरीफाइड बायोगैस, ये प्योरीफाइड बायोगैस नहीं है, इंस्टेड ये वो है, स्लरी है। ओके ओके, स्लरी विच इज अ मिक्स ऑफ वाटर एंड काउ डंग। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना। स्लरी, एक स्लरी बनाते हैं, स्लरी किससे बनाते हैं? वाटर और काउ डंग, दिख रहा है? वाटर और काउ डंग को मिक्स करके आप एक स्लरी बनाते हो, यस या नो? समझ आता है? अब स्लरी को, इस स्लरी को एक एनारोबिक डाइजेस्टर, एनारोबिक मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाँ जी समझ आ रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आप इसको प्रोसेस करते हो। 4 प्रोसेस होते हैं, आपको नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्या होते हैं क्या नहीं होते नहीं, बस इतना याद रखो, वाटर और काउ डंग को आप एक एनारोबिक डाइजेशन के अंदर प्रोसेस करते हो, जिससे कि रॉ बायोगैस बन के निकलती है। रॉ बायोगैस के अंदर 55 to 60% मीथेन होता है, 35 to 45% CO2 होता है और 1 से 2% हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। हाँ जी, मीथेन याद आया? काउ डंग, एग्रीकल्चर, क्यों यहां पर मीथेन लार्जेस्ट कंपोनेंट है? रॉ बायोगैस को आप प्योरीफाई करते हो, प्योरीफाई करके आप उसको मैक्सिमम मीथेन में रिटेन कर लेते हो। अब रॉ गैस की जब प्रोसेसिंग होती है तो आपको प्योरीफाइड बायोगैस मिलती है और उसी के साथ में रेसिड्यू मिलता है। रेसिड्यू सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। जो सॉलिड रेसिड्यू होता है, हाँ जी, जो सॉलिड रेसिड्यू होता है उसको आप एरोबिक कंडीशन में प्रोसेस करते हो। एरोबिक मतलब कि प्रेजेंस, एनेरोबिक मतलब कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसको आप एरोबिक कंडीशन में प्रोसेस करते हो और एक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। हाँ जी, डैप याद है? डाई अमोनियम फॉस्फेट, पढ़ाया था मैंने। उसका बायो वर्जन, ऑर्गेनिक वर्जन ऑफ डैप इज फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, कुछ ऐसा दिखता है। ये बनता है इस प्रोसेस से, बायोगैस के एक बाय प्रोडक्ट होता है, और एक लिक्विड, वो भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हो एज अ मैन्योर। भाई समझ आ रहा है? गोपाल बिल्कुल, वन नेशन वन फर्टिलाइजर के अंडर आप डैप पढ़ते हो, डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो भाई ये था, स्लरी होती है, स्लरी से एनारोबिक डाइजेशन होता है, रॉ बायोगैस बनती है, रॉ बायोगैस को प्योरीफाई करते हैं, प्योरीफाइड गैस के साथ में एक रेसिड्यू बनता है, रेसिड्यू से बायोडैप बनता है। लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है, सॉलिड बायोडैप, और लिक्विड एक और होता है जो भी आप मेन्योर की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है भाई? भाई याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये बताओ। आर यू एबल टू मेमोराइज दीज थिंग्स, विजुअलाइज दीज थिंग्स? प्रीलिम्स में यही चीजें हैं। आई नो मार्च का मंथ थोड़ा सा बोरिंग था यार, मेरे को भी ये रियलाइज हो रहा था कि बहुत ज्यादा थोड़े से ना स्टैटिक बोरिंग टॉपिक्स हैं, बट इट इज फाइन, यू नीड टू रिमेंबर देम बिकॉज एग्जाम में दिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका आंसर मुझे चैट में दो। बायो रॉक टेक्नोलॉजी, ABCD बताइए भाई। बहुत बढ़िया तन्वी, बहुत बढ़िया। अब तो सभी लिख देंगे। ए, बायो रॉक टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू कोरल रीफ्स। एक बार दोबारा ये न्यूज में आई थी, इसलिए मैंने यहां पे रखा था। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? कोरल ब्लीचिंग सिंपल टॉपिक है, किस तरीके से जो कोरल होते हैं, ठीक है, उनकी ब्लीचिंग होती है, उनका कलर फेड हो जाता है, क्योंकि इनके साथ जो एल्गे होता है ना, उसको खाना नहीं मिलता। ठीक है, तो भाई ये, हाँ जी, ये पता है ना, ये पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, कोरल फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, वाइट हो जाता है। इसको प्लीज एक बार देख लेना, कोरल ब्लीचिंग, बायो रॉक टेक्नोलॉजी। ठीक है, ओबेसिटी और अंडर न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा आजकल पॉपुलर हो रहा है यार। बॉडी मास इंडेक्स अगर इन्होंने किसी दिन पूछ लिया
बहुत बेसिक टॉपिक है, बट पता नहीं मेरी क्यों गट फील कहती है कि ये लोग किसी दिन बीएमआई के बारे में सिंपल सा क्वेश्चन बना देंगे और हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार बीएमआई क्या होता है, यार हम तो याद नहीं, हमें तो भूल गए हम। ठीक है, तो बीएमआई का फॉर्मूला भी एक बार देख लेना, वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स। ठीक है, यस या नो? बोलो जी बोलो। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना है भाई, एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना है। एनीवन हु वांट्स टू कम? अभिषेक आना चाहते हैं या सभ्यता भी आना चाहते हैं? उनका पहला था तो मैं उनका एक्सेप्ट करता हूं। सभ्यता आप आ सकते हो, एक क्वेश्चन और है बस। अब थोड़ा लंबा खिंच रहा है बट ठीक है। अब अमृत फॉर्मूला ही ऐसा बनाया तो अब हम क्या कर सकते हैं? कुछ तो सोच के बनाया होगा, हमें उससे मतलब नहीं। एनीवन और जो आना चाहेगा? सभ्यता नहीं आ रही है तो अभिषेक को बुलाते हैं। हैंड रेस करके तन्वी। हेलो अभिषेक। यस सर। यार एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे को बस इतना बता दो, ये कंट्री नंबर 1 है, ये कंट्री नंबर 2 है, दोनों के नाम बता दो। ये रही, मैप को स्टडी करो और 1 और 2 कंट्री का नाम बताओ। सर ये तो जॉर्डन है। कौन सी? ये कौन सी? वन जॉर्डन अच्छा, है। और 2 कौन सी है? नहीं सर, ईरान एंड जॉर्डन। वन इज ईरान एंड सेकंड इज जॉर्डन आई थिंक। देख रहे हो भाई, कितनी बार मैं मिडिल ईस्ट चिल्ला चिल्ला के बोल चुका हूँ, मिडिल ईस्ट की मैपिंग पढ़ लो, मिडिल ईस्ट की मैपिंग पढ़ लो। यार कंफ्यूजन मत करो इसमें दोस्त, यही कंफ्यूजन होता है और तुम कुछ गलत नहीं कर रहे, ये सबके साथ होता है। ठीक है, ये जो बैठे हैं ना चैट में, जो अभी देख देख के लिख रहे हैं भाई, ये है जॉर्डन, ये है सीरिया। यस सर। ईरान तो दूसरी तरफ है, पर्शियन गल्फ में। यहाँ कहाँ आ यस सर। गया? यस सर। सॉरी सॉरी सर। जॉर्डन, सीरिया। यस सर। सीरिया न्यूज में था, इजराइल न्यूज में था। यस सर। ठीक है, ये बहुत चीजें मैंने इसमें पढ़ाई थी। जॉर्डन के बॉर्डर पे एक चलो यार वो छोड़ो डर जाएंगे बच्चे। एक यूएस का मिलिट्री बेस भी है यहाँ पर सीरिया के और जॉर्डन के बॉर्डर पर। ठीक है, उसका नाम क्या है, कोई बताएगा? हाँ देखो ये लिख रहे हैं, राफा कैंप भी है वहां पर। अल तन्फ, एक देयर इज अ यूएस मिलिट्री का कैंप। अबे टाटस इनाक्षी, टाटस सीरिया में, यहाँ रशिया का नेवल बेस है जो मेडिटेरेनियन सी में है इनाक्षी, वो रशिया का बेस है। मैं यूएस का पूछ रहा हूं। ठीक है, अच्छा एनीवेज एक बात और बता दो, यहां पर एक डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन सीरिया एंड इजराइल, उसका नाम क्या है? बड़ा न्यूज में था अभी और यूपीएससी पहले क्वेश्चन भी पूछ चुका है। सर अभी याद नहीं आ रहा है यार वैसे। कोई नहीं, देखो चैट पढ़ो, चैट दिख रही है। गोलान हाइट्स। गोलान हाइट्स, गोलान हाइट्स, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। चलो वेल ट्राइड यार, ट्राई करने के नंबर हैं। एग्जाम में है ट्राई ना करने के नंबर, यहाँ पर ट्राई करने के नंबर हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी भाई, प्लीज मिडिल ईस्ट की मैपिंग को पढ़ लो, हाथ जोड़ के आपसे विनती है हमारी, मिडिल ईस्ट की मैपिंग को मत छोड़ना। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपके सामने है कि गलत होते हैं, कंफ्यूजन होती है। कितना भी तुम कॉन्फिडेंट हो कि हमें आता है, भाई कंफ्यूजन हो जाती है एग्जाम के प्रेशर के अंदर। ठीक है, इसको याद रखना। हाइड्रोजन पावर्ड फेरी लॉन्च करी पीएम ने। हाइड्रोजन फ्यूल कैसे काम करता है? सिंपल बात है, तुम्हें इसकी केमिस्ट्री फिजिक्स में नहीं घुसना है। एक तरफ से हाइड्रोजन जाता है, एक तरफ से ऑक्सीजन जाती है, बाय प्रोडक्ट वाटर होता है। एक यहां पर एनोड होता है, एक कैथोड होता है, प्लैटिनम यूज होता है, पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन यूज होता है। इन 4 बातों को याद रख पाओगे कि नहीं याद रख पाओगे? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक और जगह यूज होता है, स्पेस रिलेटेड किसी चीज में। कौन बताएगा कहां पर याद होता है, कहां पर होता है यूज? फ्यूल तो होता है, बहुत बढ़िया अमृत, क्रायोजेनिक इंजन में। वहां पर वो लिक्विड स्टेट में होता है या फिर गैशियस स्टेट में होता है? बहुत बढ़िया अमृत, अगेन लिक्विड स्टेट में होता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाँ जी, यहां पर किस स्टेट में होता है?
बहुत बढ़िया केशव। एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन यहां से जाएगा, यहां से ऑक्सीजन जाएगा, मिलकर वाटर बाय प्रोडक्ट बनता है प्लैटिनम। प्लैटिनम यूज होता है एनोड के अंदर, पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन बीच में होती है। ठीक है, अब ये कैसे फंक्शन करता है जानना चाहते हो या नहीं, ये बताओ। देखो वैसे क्या होता है अब बताता हूं तुम्हें। ये देखो, इसको रटने की कोशिश मत करना, एग्जाम में नहीं पूछेंगे। यहां से जब हाइड्रोजन आता है, हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है कि नहीं होता? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। पहला जगह होती है एनोड। जब एनोड यहां पर एनोड के अंदर हाइड्रोजन आया तो हाइड्रोजन का जो एटम है वो स्प्लिट हो जाता है इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में। ये देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन एग्जिट करते हैं, आपके डिवाइस को चार्ज करते हैं, वापस आके कैथोड में एंटर करते हैं। यहां पर जो ये मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन यहां के जो बचे हुए प्रोटॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करती है। प्रोटॉन यहां आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं, यहां पर मिलते हैं, ऑक्सीजन साथ में आके सपोर्ट करती है, बाहर क्या आता है? वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। इतना ही समझ लोगे बहुत है, इससे ज्यादा प्लीज इसकी साइंस में मत घुसना। ठीक है, यस या नो बता दो, बोल दो। ठीक है, देखो क्या लिखा है। द PEM यूजुअली मेड विद नेगेटिवली चार्ज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन रिपेल्स हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स एंड पुल्स इन द हाइड्रोजन प्रोटॉन्स। ये जो जगह है, ये यहां से प्रोटॉन्स को पुल करती है और इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करती है। ठीक है, देख लोगे इसको। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल हो गया, ये सारी चीजें हमने देख ली। BMI, कोरल, काउडंग, एम्प्लॉयमेंट, लेबर, MIRV, ये सारी डिटेल्स देख ली, सब देख लिया। हाँ जी, ये लास्ट टॉपिक है बस, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है। मैं इसमें कुछ चीजें आपको इसमें डायरेक्टली पढ़ाना चाहूंगा। रिपेल मतलब दूर करना, छोड़ना, मतलब अट्रैक्ट ना करना, रिपेल करना, दूर रहे मेरे से, जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को करता है। ठीक है, चलो ये देखो गाइस, आई जस्ट वांट टू सी कि जितने लोग हमारे अभी कैप में हैं, जिन्होंने मेरे साथ अभी पढ़ा हुआ है, आई वांट, जो भी आ सकते हैं स्टेज पे आ जाओ। मतलब मैं आपसे लाइव डिस्कशन करना चाहूंगा अभी, क्योंकि मैंने आपको ये सारी चीजें लास्ट संडे पढ़ाई हैं। मेरे को देखना है कि तुम्हें कितना एप्लीकेशन आता है उसका। जितने लोग भी आना चाहते हो आओ, आई विल ट्राई कि मैक्सिमम लोग इसमें आ सके। जिसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं वो आ जाओ। लेट मी सी हाउ मेनी पीपल कैन एक्चुअली, हाँ, अ लॉट ऑफ पीपल कैन ज्वाइन टुगेदर। एनीवन एल्स हु वांट्स टू कम? नम्रता भी आना चाहती हैं, सुमित भी आना चाहते हैं, अभिषेक भी आना चाहते हैं, अमृत भी आना चाहती हैं। आ जाओ, आ जाओ, सब आ जाओ। चलो भाई, एक एक करके सवाल पूछूंगा बस। अब मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो गई भाई, और नहीं। ठीक है, स्क्रीन तो दिखे एटलीस्ट। अरे बाकी सब कहां छुप गए? और म्यूट कर लो, जब मैं सवाल पूछूंगा तब जवाब देना। ठीक है, सुमित आ गए हैं, नम्रता आ गई हैं, अमृत भी आ गई हैं। यार सही है भाई, अब थोड़ा पार्टिसिपेशन होगा। भाई बाकी सब ऑन कर लो यार, वीडियो ऑडियो, ताकि मैं पूछ तो सकूं सवाल। ऑडियो भले ही बंद रख लो पर वीडियो ऑन कर लो ताकि मैं देख सकूं। ठीक है, देवेश भी आ गए हैं, विशु आ गए हैं। चलो भाई, यहाँ पे तुम एप्लीकेशन दिखाना मेरे को। पहला सवाल देवेश से होगा। यहां पर लिखा है यार, एक बड़ी सिंपल सी बात लिखी है कि देखो, इसरो ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करने के लिए दो नई ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करी, NSIL एंड इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ठीक है, ये दो ऑर्गेनाइजेशन में से प्राइवेट सेक्टर के लिए देवेश कौन सी है? NSIL है या इन स्पेस है? ये सर NSIL, जो प्राइवेट NSIL ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे डील करने के लिए NSIL है। जो प्राइवेट प्लेयर स्टार्टअप स्पेस इंडस्ट्री में आएंगे उनके और इसरो के बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए NSIL है या इन स्पेस है। और मार्केटिंग आर्म दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक मार्केटिंग आर्म है, एक प्राइवेट बॉडीज के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए है। इन स्पेस मार्केटिंग आर्म है और NSIL प्राइवेट के साथ कोऑर्डिनेट के लिए। रश्मि सही बताया देवेश ने? रश्मि आप अग्री कर रहे हो? सही बताया? ठीक है, सुमित सही बताया कि गलत बताया? सही बताया। अमृत सही बताया गलत बताया?
सर एक जो फॉरेन के साथ जो डील्स होती है, एक NSIL उसमें भी प्ले करती है हाँ, रोल। नहीं मार्केटिंग आर्म कौन है, NSIL है या इनस्पेस है? NSIL। और बाकी सबने क्या बोला, इनस्पेस। हो गया ना कंफ्यूजन। NSIL भाई ये देखो क्या पढ़ाया था मैंने यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन के अंदर। NSIL को मार्केटिंग आर्म, कमर्शियल आर्म ऑफ द इसरो, NSIL अंतरिक्ष, और NSIL इन स्पेस था जो सिंगल विंडो था फॉर प्राइवेट बॉडीज, जो प्राइवेट कंपनीज जो खुद से स्पेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं। इन स्पेस इज द ऑर्गेनाइजेशन। देख रहे हो कंफ्यूजन कैसे होता है? अभी हमने संडे को पढ़ा था ये चीज, और दोनों ऑर्गेनाइजेशन जब मैंने देखी तो मुझे लगा यार देखो ये आपको मालूम होनी चाहिए कि अब पढ़ के आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि NSIL क्या है, इन स्पेस क्या है। इन स्पेस प्राइवेट जो कंपनीज आ रही हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करा रहा है। NSIL मार्केटिंग विंग है। पहले अंतरिक्ष था, फिर नया 2019 में NSIL बना, और इन स्पेस उसके बाद बना। यही पढ़ाया था, ठीक है? ये देखो, चलो नेक्स्ट। अब देखो इसी टॉपिक में आगे लिखा था 3 कंपोनेंट्स है गगनयान के, जिसमें से पहला कंपोनेंट है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 PSLV, GSLV, LVM3 जो कि ये मार्क 3 है। इसमें से लिक्विड स्टेज, क्रायोजेनिक स्टेज और सॉलिड स्टेट किस में होती है? क्रायोजेनिक स्टेज किसमें नहीं होती है एक्चुअली? क्रायोजेनिक स्टेज PSLV में। GSLV, LVM3। PSLV में नहीं PSLV होती ग्रह। PSLV में नहीं होती। PSLV में कितनी स्टेज होती हैं? 4 4। सबसे पहले कौन सी होती है? सॉलिड। सॉलिड, बहुत बढ़िया, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड, solid, लिक्विड, ठीक है। यहाँ पर पहले सॉलिड सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक। और LVM3 में लिक्विड और क्रायोजेनिक। यहाँ पे 2 क्या होते हैं साइड में? सॉलिड। सॉलिड, बूस्टर्स होते हैं ना, S200 बूस्टर्स। चलो बहुत बढ़िया, ये याद आया। अच्छा अब ये देखो, पढ़ा लग रहा है। द फर्स्ट स्टेज comprises 2 solid fuel boosters strapped to the rocket core. The second stage is powered by liquid fueled and clustered विकास 2 engines। पढ़ाया था विकास इंजन, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेज क्रायोजेनिक CE20। ये देख लो भाई, CE20 यहां पर हमने सारा जब पढ़ाया था उसके अंदर वो पढ़ाया था। अच्छा यहां नहीं था वो, उसमें था जब मैंने तीनों वो दिखाए थे आपको, ठीक है, इसरो की वेबसाइट पे दिखाया था, ठीक है। अच्छा ये देखना ये क्या लिखा है, जो ऑर्बिटल मॉड्यूल होगा गगनयान का, एक तो उसका लॉन्चर होगा, फिर एक ऑर्बिटल मॉड्यूल होगा। ऑर्बिटल मॉड्यूल क्रू मॉड्यूल को कंसिस्ट करेगा और सर्विस मॉड्यूल को कंसिस्ट करेगा। एक मॉड्यूल होगा जिसमें जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो रहेंगे, और एक जो सर्विस मतलब कि जो प्रोपेल करेगा उसको। जो क्रू मॉड्यूल है इट विल बी प्लेस्ड इन द लो अर्थ ऑर्बिट। इट विल बी प्लेस्ड इन द लो अर्थ ऑर्बिट। ये ऑर्बिट समझ आ रहा है कौन सा ऑर्बिट है? इसके आगे वाला ऑर्बिट कौन सा होता है? मिडिल अर्थ ऑर्बिट। आगे जियोसिंक्रोनस। अच्छा थम्स अप बोलना, थम्स अप करना अगर ट्रू। ऑल जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स आर जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स। ट्रू, No. फॉल्स? फॉल्स। Geostationary, all geostationary orbits are geosynchronous orbit। ट्रू, बहुत बढ़िया। लो अर्थ ऑर्बिट मालूम है, हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट पढ़ा था, मीडियम ऑर्बिट पढ़ा था, और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट पढ़ा था जिसमें जियोस्टेशनरी एक पार्ट था। अच्छा एक और, ट्रू या फॉल्स? पोलर अर्थ ऑर्बिट इज अ पार्ट ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट। ट्रू। ट्रू, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सारी चीजें देखी दिखाई लग रही है कि नहीं लग रही है बताओ। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 मालूम है क्या थी, कब आई थी? एज अ रोड मैप टू प्राइवेटाइजेशन। लास्ट स्टेप जो था इंडियन स्पेस पॉलिसी था, उसके बाद FDI हो गई थी। ये भी पढ़ा था, ग्रेट, ठीक है जी। उसके साथ क्या बचा? हाँ तो दैट वाज इट। ये चीजें थी इसमें जो हमने गगनयान के बारे में देखनी थी। ऑल्सो इसमें लास्टली, चलो अब तुम जा सकते हो, बाकी एक चीज और पढ़ाता हूं उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। यार तुम्हें मजा आता है वैसे ऐसे इंटरेक्शन से, या बोर होते हो तुम, ये बता दो।
हाँ जी, फन लगता है, थोड़ा लगता है कि हाँ यार हम सब लोग बैठ के पढ़ रहे हैं। हाँ जी, बताओ, मजा आता है? चलो, यहां पर बेसिकली ये बोलना चाहते थे, गगनयान के 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें से ऑब्वियसली सबसे पहले तो भाई आपका लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। उसके बाद आपका ऑर्बिटल जो मॉड्यूल है, जिसमें क्रू और सर्विस मॉड्यूल, 2 मॉड्यूल होंगे, क्रू और सर्विस, और उसके बाद एस्ट्रोनॉट्स, तीसरा कंपोनेंट खुद एस्ट्रोनॉट्स हैं, ठीक है। यहां पर एक बात थी कि हाउ वाज द इसरो पुटिंग द मिशन टुगेदर। इसरो ने अलग अलग टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करा, जैसे कि सबसे पहले कौन सी टेक्नोलॉजी, ये देखो, याद नहीं रखना, स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट, कि जो कैप्सूल होगा जिसमें क्रू जाएगा उसको किस तरह से रिकवर करेंगे। क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट, वापस क्रू एटमॉस्फेयर में वापस कैसे आएगा, कैसे पानी में आके गिरेगा, ये सारी टेक्नोलॉजीज हम टेस्ट कर रहे थे जो गगनयान में काम आएंगी। ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी हमने अभी लास्ट मंथ टेस्ट करी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है जो लास्ट मंथ टेस्ट करी है? बहुत बढ़िया रश्मि, स्पेडेक्स। जहां पर, हाँ जी, स्पेडेक्स हैंडशेक, 2 सैटेलाइट्स 28,800 किलोमीटर की स्पीड पे आकर दे विल लॉक चेजर एंड टारगेट। बहुत बढ़िया तन्वी। सो दिस इज द गगनयान मिशन। इतना अच्छा आर्टिकल आया था। मुझे एक बात बताओ गाइस, संडे की क्लास के बाद क्या ये आर्टिकल तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा? क्या इसमें एक भी लिखा वर्ड तुमको कॉम्प्लिकेटेड फील होगा? क्या हमने हर चीज डिस्कस करी थी कि नहीं करी थी? दैट इज द पॉइंट. For everyone who is not a part of the current affairs panchayat course, this is what I wanted to show you by inviting all my students कि यार, the purpose of the current affairs here is to actually tell you कि यार आपको जो न्यूज़पेपर पढ़ने का प्रोसेस है ना, वो कितना सिंप्लीफाई हो सके, वो कितना सिंप्लीफाई हो सकता है। इतना ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड उसको बना रखा है वो है नहीं इतना। अगर आपके फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेक्ट है, एकदम स्ट्रांग है, न्यूज़पेपर पढ़ना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, ठीक है। ये है, ठीक है जी। तो ये हमारा था। आज हमने कितने टॉपिक्स पढ़े? आज हमने सबसे पहले शुरू किया भाई, पहले देखा हमने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, हमने देखा क्वेश्चन आता है। उसके बाद हमने मीथेन के बारे में सारे फैक्ट्स देखे, CO2 से ज्यादा पावरफुल है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन 12 साल की लाइफ देखी, कुछ और फैक्ट्स देखे। एग्रीकल्चर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, हरितधारा देखा। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर देखा, ग्लोबल मीथेन ट्रैकर के अंदर हमने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को देखा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चंस को रिपीट करता है। हमने देखा कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा था, रिपीट करा, लेकिन हमने दिमाग लगाया कि अगर ये रिपीट करा था तो बाकी ऑप्शन भी तो रिपीट हो सकते हैं। तो हमने बाकी सारी बॉडीज को भी देख लिया। हमने देखा सेंट्रल वाटर कमीशन, भाई साहब BR अंबेडकर की एडवाइस पे बना था, प्री इंडिपेंडेंस। और ये क्यों न्यूज में है? बिकॉज ऑफ केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट विच इज अ पार्ट ऑफ नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। तो क्वेश्चन आ सकता है। हमने देखा कि थाईलैंड WTO में हमारे अगेंस्ट बात कर रहा है, पार्ट है केन्स ग्रुप का, जो कि एग्रीकल्चर फेयर ट्रेडिंग कंट्रीज हैं। इसमें इंडिया मेंबर नहीं है, पाकिस्तान इसका मेंबर है। और WTO के अग्रीमेंट्स देखे, अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट, एक्सपोर्ट सब्सिडीज। हमने 3 तरह की सब्सिडीज देखी, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स। दोनों सेम होती हैं। एम्बर बॉक्स लिमिट करने के लिए, सॉरी, एम्बर बॉक्स डिस्टॉर्ट करने के लिए, ब्लू बॉक्स जो लिमिट करती हैं प्रोडक्शन को, ठीक है। ये हमने देखा। आगे चले, हमने देखा पैडी और राइस में क्या डिफरेंस होता है, बासमती और नॉन बासमती में क्या डिफरेंस होता है, पार बॉइल्ड राइस क्या होती है, बासमती राइस किस किस रीजन में मिलती है, कौन कौन सी स्टेट होती है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कौन सी वेराइटी बनाई है, वेराइटी के अंडर वो ब्रीडर है, फार्मर्स यूज कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते, बिकॉज प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट एक्ट, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे चले। हमने देखा गगनयान के बारे में, गगनयान का पूरा कॉन्सेप्ट समझा, और हमने देखा कि भाई हमने करंट अफेयर्स पंचायत कोर्स में बेसिक्स कवर करे थे, तो ये आर्टिकल पढ़ना चुटकी बजाने का काम था, ठीक है। आगे चल के हमने इंपॉर्टेंट मैपिंग पॉइंट्स देखे, म्यांमार की बॉर्डरिंग नेशन देखा, मणिपुर के बारे में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग प्लांट हमने नेशनल पार्क वो देखा, लोकटक लेक देखा, हमने यहां पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखा, और
4 तरह की बस्टर्ड की स्पीशीज को देखा, बंगाल फ्लोरिकन, लेसर फ्लोरिकन, मैक्वींस और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। उसके बाद हम आगे गए, हमने सारे बस्टर्ड्स को देखा, हमने यहां पर ये प्लान देखा। उसके बाद आगे चलते गए हमने ये देखा MIRV टेक्नोलॉजी विच इज मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। किस तरीके से अलग अलग वॉरहेड्स अलग अलग जगहों पर अटैक कर सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बीच में डिफरेंस देखा। एक नया लॉन्च पोर्ट बन रहा है, उसकी लोकेशन देखी। हमने डॉग लेग मनूवर के बारे में भी देखा। ठीक है, आगे चले, हमने थोड़ा सा डेटा देखा एम्प्लॉयमेंट के बारे में। हमने सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज किया, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। आगे चलकर हमने और देखा कि किस तरह की एम्प्लॉयमेंट होती है, सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर और कैजुअल। सबसे ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड है, फिर रेगुलर है, फिर कैजुअल है। उसके बाद हम आगे गए, हमने देखा कि बायोगैस कैसे बनती है और बायोडैप क्या होता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। पूरा प्रोसेस देखा, कैसे वाटर और काउ डंग की स्लरी होती है। पहले एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उससे रॉ बायोगैस बनती है। रॉ बायोगैस को प्यूरिफाई करते हैं, प्रोसेस में रेसिड्यू बनता है। सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड ही एरोबिक कंडीशन में प्रोसेस होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और बनता है फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसको बायोडैप भी बोलते हैं। उसके बाद हमने कोरल ब्लीचिंग के बारे में देखा, बायोरॉक टेक्नोलॉजी देखा। फिर हमने बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI का फॉर्मूला देखा। कई बार सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है। हमने लेबनान बॉर्डर पे एक इंडियन वर्कर की भाई मर्डर हुआ था, तो हमने मैपिंग को एक बार रिवाइज कर लिया। हम कंफ्यूज होते हैं, नहीं होना, ठीक है जी। आगे चल के हमने हाइड्रोजन फ्यूल की फंक्शनिंग देखी, क्योंकि हाइड्रोजन पावर्ड एक फेरी पीएम ने लॉन्च करी थी। इसी के साथ में स्टैटिक टॉपिक्स जो मैं आपको बताता हूं, गवर्नर न्यूज में था, आर्टिकल 200 एक तो ये पढ़ना है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस वो न्यूज में थी, वो पढ़नी है। उसी के साथ में एल नीनो दोबारा न्यूज में था, एल नीनो लानीना का कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ना है। और आर्टिकल 371 और 6th शेड्यूल, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। ये थी भाई आज की करंट अफेयर कॉन्सर्ट की क्लास। आई होप आपको मजा आया होगा हमारे कॉन्सर्ट में और आपको पूरी फील आई होगी। बताओ भाई, आखिरी में आप हमारे करंट अफेयर्स पंचायत कोर्स का पार्ट बन सकते हैं। ये कोर्स 2026 एस्पिरेंट्स के लिए वैलिड है। 2025 वाले एस्पिरेंट्स अगर इसको ज्वाइन करते हैं, आपको हम कॉम्प्लीमेंट्री अपग्रेड देंगे 2026 में, अगर एग्जाम में कोई प्रॉब्लम होती है तो। यहां पर हम बहुत डिटेल में चर्चा करते हैं। मेंस के अलग नोट्स होते हैं, प्रीलिम्स के अलग नोट्स होते हैं, बहुत डिटेल में हम चीजें करते हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं, इवैल्यूएशन होता है, डेडिकेटेड क्लास होती है। उसी के साथ में भाई साहब आपको मॉक टेस्ट मिलता है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग, जो सब चाहिए करंट अफेयर्स के लिए आपको इस एक बैच में मिल जाता है। इसका प्राइस 4999 यानी कि 5,000 रुपए है। यूपीएससी अगर आप कोड यूज करोगे यूपीएससी 10, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। क्लासेस हमारी संडे, वेडनेसडे और सैटरडे होती हैं, जिसमें करंट अफेयर्स का लेक्चर संडे को होता है, वेडनेसडे को हमारा Q&A सेशन होता है, सैटरडे को आंसर राइटिंग के लिए गाइडेंस क्लास होती है। ये हमारा फॉर्मेट होता है। अगर आपको रजिस्टर करना है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9870129055, या फिर आप विजिट कर सकते हो godseparo.com। बहुत मजा आता है, बहुत अच्छे से इंटरैक्टिव वे में हम करंट अफेयर की तैयारी करते हैं। सब कुछ एक जगह होता है। अभी भी राइट टाइम है, क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स में लास्ट के कुछ महीनों से। आप ज्वाइन करो, बहुत मजा आएगा। और अगर आप 2026 के एस्पिरेंट हो सर, पक्की बात आपको ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। हाँ जी जतिन, अब बताओ क्या क्वेरी है आपकी। एक लास्ट क्वेरी, मेंस आंसर राइटिंग के लिए कंटेंट चाहिए, मतलब क्या पूछना चाहते हो ये बताओ। कैसा लगा भाई रैप लास्ट में? जतिन यहां पे आके पूछ लो यार स्टेज पे, समझ नहीं आ रहा मुझे तुम क्या पूछ रहे हो। नहीं भाई संस्कार, और कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आप जा सकते हो। नहीं नहीं, अलग से कोई कोर्स नहीं है जतिन, आंसर राइटिंग उसमें इंक्लूडेड है। नहीं 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 यश, ये क्लासेस डेली नहीं होंगी, हम लोग हर वीक एक एक मंथ कवर कर रहे हैं। करंट अफेयर्स पंचायत की अगर बात कर रहे हो तो उसकी क्लासेस 3 दिन होती हैं, एक दिन करंट अफेयर की, एक दिन आंसर राइटिंग की, एक दिन हमारा कोई स्पेशल लेक्चर होता है, जैसे हम नागा इंसर्जेंसी हमने पढ़ा,
नक्सलिज्म हमने पढ़ा, तो स्पेशल लेक्चर होगा या फिर Q&A होगा। ये है, ठीक है जी, डन है, फिर एंड करें। थोड़े आज बोरिंग टॉपिक्स थे, मैं अग्री कर रहा हूं, ठीक है, आई नो थोड़े टॉपिक्स बोरिंग थे यार, बट समटाइम्स वी हैव टू डील विद देम, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ठीक है, चलो गुड नाइट रश्मि, गुड नाइट। जिन्होंने सबने आंसर दिया है हम नाम नोट कर लेंगे एक बार, ठीक है, आपको आपके वाउचर्स मिल जाएंगे। हाँ जी तन्वी, सब मंथ्स कवर करा देंगे, डोंट वरी यार। अभी हमें को टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे बैकलॉग पूरा पढ़ना भी पड़ रहा है। नवंबर ऑनवर्ड्स तो हमने जो क्लासेस करी है ना, आई हैव ऑल द नोट्स एंड एवरीथिंग प्रिपेयर्ड, सो इट विल नॉट टेक मी टाइम टू कवर देम इन अ गो, ठीक है, तो डोंट वरी, कवर करा देंगे हम, ठीक है। पहले नवंबर तक का बैकलॉग इंपॉर्टेंट है क्योंकि नवंबर ऑनवर्ड्स तो हमारी रेगुलर क्लासेस अवेलेबल हैं। नवंबर तक का बैकलॉग मैंने प्रॉमिस करा था, पहले वो कराऊंगा, उसके बाद बाकी सारा कराऊंगा, ठीक है, पर पूरा होगा ये अप्रैल तक, ठीक है। चलो ठीक है यार, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।